मैं ड्रैगन टाइगर माउंटेन का तीसरा एंसेस्टर पर्पल रोब सेलेस्टियल मास्टर था। मेरी मौत के बाद एक दाओइस्ट ब्लैक टेलिस्मान से मुझे मेरी ही ताबूत के अंदर सील कर दिया गया। मेरे चारों तरफ 81 सोल बाइंडिंग नेल ठोक दिए गए। इतना ही नहीं, मेरे अपने वंशजों ने मेरा प्योर योंग एसेंस और खून तक निकाल लिया। उसी का इस्तेमाल उन्होंने दीपक जलाने और टेलिस्मान बनाने के लिए किया। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि 1800 साल पहले मैं ड्रैगन टाइगर माउंटेन का तीसरा एंसेस्टर सेलेस्टियल मास्टर अपने संस्थापक मास्टर झांग दौलिंग का पीछा करते हुए अमरता हासिल करना चाहता था। मैं एक ऊंचे रियल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हेवनली ट्राइबुलेशन के दौरान मेरी मौत हो गई। मेरे मरने के बाद मेरे वंशजों को डर था कि मेरी लाश कहीं कॉप्स मॉन्स्टर में न बदल जाए, इसलिए उन्होंने पहले से ही ये जाल बिछा रखा था ताकि मुझे हमेशा के लिए सील करके रखा जा सके। मैं पूरी निराशा के बीच एक कॉर्प्स के रूप में दोबारा जागता हूँ। तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंजती है, बधाई हो प्लेयर, सोल फ्यूजन पूरा हो चुका है, रीएनिमेशन सफल रहा, ड्यूल कल्टीवेशन सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है, न्यूकमर बोनस एक्टिवेट किया जा रहा है, आपका पिछला कल्टीवेशन 10% तक बहाल कर दिया गया है, आपकी पिछली थंडर आर्ट मास्टरी भी 10% तक बहाल कर दी गई है। जैसे ही सिस्टम की आवाज खत्म होती है, मेरा कल्टीवेशन अविश्वसनीय रफ्तार से वापस लौटने लगता है। साथ ही मेरा शरीर भी धीरे धीरे फिर से हिलने डुलने लायक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस नए शरीर का पूरी तरह आदी बन पाता, पूरी कब्र का पत्थर का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। अंदर घुसने वाले लोग टॉम रॉबरों का एक गिरोह था। उनका लीडर, जो खुद को फेंग शुई मास्टर बताता है, जैसे ही मेरी ताबूत को देखता है उसकी आंखें चमक उठती है। इस लकड़ी पर तो पर्पल गोल्ड जैसी चमक है। क्या ये वही लेजेंडरी गोल्डन फोएबी वुड हो सकती है? भाइयों, इस बार तो हम माला माल हो जाएंगे। तभी उसका एक आदमी पूछता है, मास्टर, इस टीली पर जो लिखा है उसका क्या मतलब है? क्या ये किसी इंपीरियल टॉम की कब्र है? डॉयल तुरंत उस टीली पर खुदे हुए शब्द पढ़ता है। अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। कुछ गड़बड़ है, ये ड्रैगन टाइगर माउंटेन के तीसरे एंसेस्टर सेलेस्टियल मास्टर की कब्र है। ये सुनते ही डॉयल के पूरे शरीर पर ठंडा पसीना छूट जाता है। वो देखता है कि इस टीली पर ड्रैगन टाइगर स्पिरिट सीलिंग टेलिस्मान भी बना हुआ है। बर्बाद हो गए। हमने ड्रैगन टाइगर माउंटेन के एंसेस्टर की कब्र खोद डाली। ये कोई साधारण कब्र नहीं है। इस मामले में हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा राज छिपा है। मुझे लगता है हमें अभी वापस लौट जाना चाहिए। ड्रैगन टाइगर माउंटेन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर उन दाओइस्टों को पता चल गया कि हमने उनके एंसेस्टर की कब्र छेड़ी है तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। डायल को शुरू में लगा था कि ये किसी सम्राट का मकबरा है, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि ये तो एक सेलेस्टियल मास्टर की कब्र है। हालांकि बाकी टॉम रॉबरों को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आखिर वो लोग रोज मौत से खेलकर ही अपना पेट पालते थे। ऐसी बातें उन्हें डराने वाली नहीं थी। उनका लीडर हंसते हुए कहता है, आज अगर खुद हेवनली किंग भी आ जाए तब भी हम ये कब्र जरूर खोदेंगे। इसके बाद सभी लोग ताबूत खोलने वाले खास क्रिसेंट ब्लेड फावड़े निकालते हैं। फिर ताबूत में ठोके गए एक एक नेल को उखाड़ना शुरू कर देते हैं। काम करते हुए उनमें से एक बड़बड़ाता है, इस ताबूत में इतने सारे नेल क्यों ठोके गए हैं? सिर्फ इन नेलों का वजन ही कई पाउंड होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हर एक नेल पर दाओइस्ट सोल बाइंडिंग इनकेंटेशन खुदा हुआ था। आखिरकार आखिरी नेल भी निकाल लिया जाता है। तब ब्रॉक हाथ हिलाकर इशारा करता है, अब ढक्कन खोलो। सभी लोग ताबूत के चारों तरफ इकट्ठा होकर पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन ढक्कन ऐसा जाम हो चुका था जैसे हमेशा के लिए उसी में जुड़ गया हो। चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले, ढक्कन जरा सा भी नहीं हिलता। कुछ ही देर में सबके शरीर पसीने से भीग जाते हैं, फिर भी ताबूत नहीं खुलता। ब्रॉन्ग गुस्से में चिल्लाता है, सब लोग पीछे हट जाओ, अगर ढक्कन नहीं खुल रहा तो इसे काट कर खोल देंगे। एक आदमी अफसोस से कहता है, ये गोल्डन फोएबी वुड है, ऊपर से इस पर इतनी खूबसूरत नक्काशी भी बनी हुई है, इसे काटना तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ब्रॉक झुंझलाकर जवाब देता है, बकवास बंद करो, ये चाहे जितना भी कीमती हो, हम पूरी ताबूत उठाकर बाहर नहीं ले जा सकते। हमें लकड़ी नहीं चाहिए, हमें उसके अंदर रखा खजाना चाहिए। डॉयल चुपचाप पीछे हटकर सुरक्षित दूरी पर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि ब्रॉक कुल्हाड़ी संभाल कर खड़ा है, लेकिन उसके हाथ लगातार कांप रहे हैं। आखिर उसके सामने कोई साधारण कब्र नहीं, बल्कि एक प्राचीन सेलेस्टियल मास्टर की कब्र थी। मल्टी लांगटो हिंदी रिवाइट प्रो। आखिर उस ताबूत में खुद झांग दाओलिंग के पोते की लाश दफन थी, और ये लोग सच में उसे काटकर खोलने की हिम्मत कर रहे थे। डॉयल के दिल में अब इस सफर पर आने का गहरा पछतावा होने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बस दांत भींचकर खड़ा रह सकता था और ब्रॉन्क को अपनी कुल्हाड़ी उठाते हुए देख सकता था। अगले ही पल ब्रॉक पूरी ताकत से गोल्डन फोएबी वुड के ढक्कन पर कुल्हाड़ी दे मारता है। जैसे ही कुल्हाड़ी ताबूत से टकराती है, मेरे कानों में फिर से सिस्टम की आवाज गूंज उठती है। टॉम रॉबर्ट डिटेक्ट किए गए, वे ताबूत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साइड क्वेस्ट ट्रिगर हो गई है, सभी टॉम रॉबरों को खत्म करो। रिवॉर्ड अनलॉक, अनडाइंग कॉप्स इमॉर्टल आर्ट, 5 थंडर्स डिवाइन आर्ट।
इस समय तक मैं अपने शरीर के ज्यादातर हिस्से पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर चुका था। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूँ। उसी पल ताबूत के ऊपर आसमान में घने काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान काले बादलों से ढक जाता है। अचानक एक भयंकर बिजली आसमान से गिरती है। वो सीधे कब्र के अंदर आकर ताबूत पर गिरती है। धमाके के साथ ताबूत का ढक्कन बीच से दो टुकड़ों में फट जाता है। ब्रॉन्क दूसरी बार कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था, लेकिन बिजली के भयानक शॉकवेव से वो कई मीटर दूर जा गिरता है। अपने लीडर को उड़कर गिरते देख बाकी टॉम रॉबर्ट डर के मारे चीख उठते हैं। सब अपने सिर ढककर जमीन पर लेट जाते हैं। ये बिजली आखिर आई कहां से? उधर कई दर्जन किलोमीटर दूर ड्रैगन टाइगर माउंटेन पर स्थित सेलेस्टियल मास्टर एस्टेट में 77वीं पीढ़ी के सेलेस्टियल मास्टर कैसियन, जो गहरे एकांत साधना में थे, अचानक अपनी आंखें खोल देते हैं। उन्होंने दूर से गूंजती उस भयानक बिजली की आवाज साफ सुन ली थी। उसी समय एंसेस्टर स्पिरिट टैबलेट वाले हॉल में रखी हर एक स्पिरिट टैबलेट जोर जोर से कांपने लगती है। खासकर एंसेस्टर एरिक की स्पिरिट टैबलेट, जो अचानक बीच से टूट जाती है। ये देखते ही कैसियन का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत डिविनेशन करना शुरू कर देते हैं। उनकी नजर एस्टेट की इमारतों को पार करते हुए सीधे उस दिशा में पहुंच जाती है जहां आसमान को चीरती हुई पर्पल बिजली गिरी थी। बुरा हो गया, तीसरे एंसेस्टर की कब्र पर कुछ हो गया है। वो बिना एक पल गवाए तुरंत खड़े हो जाते हैं। फिर पूरे पहाड़ के सभी शिष्यों को बुलाते हैं। ग्रीन रॉब या उससे ऊपर रैंक वाले सभी शिष्य, फौरन मेरे साथ पहाड़ से नीचे चलो। किसी ने तीसरे एंसेस्टर की कब्र को छेड़ दिया है। ये कहते ही कैसियन सबसे आगे निकल पड़ते हैं। उनके अंदर गुस्सा धधक रहा था। आखिर कौन इतना निडर था जो ड्रैगन टाइगर माउंटेन के एंसेस्टर की कब्र को छूने की हिम्मत कर बैठा? कुछ ही पलों में पूरा ड्रैगन टाइगर माउंटेन मशालों की रोशनी से जगमगा उठता है। पीले रोब और लाल रोब पहने दर्जनों दाओइस्ट ड्रैगन टाइगर फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए कुछ ही छलांगों में पूरे पहाड़ को पार करने लगते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ वही जगह थी जहां बिजली गिरी थी। उधर दूसरी तरफ मिया नाम की एक लाइव स्ट्रीमर, जो गलती से उस कब्रिस्तान तक पहुंच गई थी, अपनी आंखों से देखती है कि पेड़ के तने जितनी मोटी बिजली सीधे उस कब्र पर गिरती है। अगले ही पल पूरा मकबरा धमाके के साथ फट जाता है। वो डर के मारे लगभग होश खो बैठती है। बिना देर किए वो अपना फोन निकालती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। उसी समय आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। उसकी लाइव स्ट्रीम का चैट पूरी तरह फट पड़ता है। आज तो सच में कमाल हो गया। कब्र पर बिजली गिरते पहली बार देखा है। कहीं ये रिएनिमेशन का संकेत तो नहीं? लगता है खुद आसमान भी रिएक्ट कर रहा है। आखिर उस कब्र के अंदर दफन कौन है? कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उस आसमान को चीरती बिजली का निशान देखते हैं, उनके चेहरे भी सफेद पड़ जाते हैं। ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कैप्टन रेस भौहें सिकोड़कर मिया से पूछते हैं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि टॉम रॉबर इसी सुरंग के अंदर गए हैं? मिया कठफोड़वे की तरह तेजी से सिर हिलाती है। मैंने उन्हें अपनी आंखों से नीचे उतरते देखा था। समय गिने तो उन्हें नीचे गए करीब 20 मिनट हो चुके हैं। पुलिस सुरंग का पीछा करते हुए उसके मुहाने तक पहुंच जाती है। अब वे अपने लोगों को नीचे भेजकर जांच करने और टॉम रॉबरों को गिरफ्तार करने की तैयारी करने लगते हैं। अचानक पेड़ों की कतार के बीच से कई परछाइयां भूतों की तरह बाहर निकल आती है। उनमें कुछ ने पर्पल रोब पहन रखे थे, कुछ येलो रोब में थे और कुछ रेड रोब में। उन्हें देखते ही पुलिस वाले चौंक जाते हैं। सबके हाथ तुरंत अपनी बंदूकों पर चले जाते हैं। कौन है वहां? तभी सबसे आगे खड़ा पर्पल रोब पहने बुजुर्ग दोनों हाथ जोड़कर बोलता है, मैं एक विनम्र दाओइस्ट हूँ। मेरा नाम कैसियन है। मैं ड्रैगन टाइगर माउंटेन का वर्तमान सेलेस्टियल मास्टर हूँ। ये सुनते ही पुलिस वाले और मिया दोनों हैरान रह जाते हैं। ड्रैगन टाइगर माउंटेन का सेलेस्टियल मास्टर, क्या ये सच है? वो खुद यहाँ क्यों आए हैं? चारों तरफ लगातार बिजली चमक रही थी। हर बार जब आसमान चमकता, कैसियन का पर्पल रोब और भी ज्यादा रौबदार दिखाई देता। उनके शरीर से निकल रहा दबदबा सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देता है। इस बीच मिया के टाइगर स्ट्रीम चैनल पर लाइव देखने वालों की संख्या 30 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। चैट पूरी तरह पागल हो चुका था। वाह, ड्रैगन टाइगर माउंटेन के सेलेस्टियल मास्टर भी खुद आ गए। क्या सच में किसी ने उनके एंसेस्टर की कब्र खोद दी? वरना वो खुद यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ती? ये तो बिल्कुल पागलपन है। पुलिस वाले तुरंत दाओइस्ट से पूछते हैं, क्या हम जान सकते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? कैसियन शांत आवाज में जवाब देते हैं, ये हमारे तीसरे एंसेस्टर सेलेस्टियल मास्टर की समाधि है। ये हमारे संप्रदाय की सबसे पवित्र कब्रों में से एक है। आसमान से गिर रही 5 थंडर्स इस बात का संकेत है कि हमारे एंसेस्टर का क्रोध जाग चुका है। ये सुनते ही पुलिस वालों की सांसें अटक जाती है। लाइव स्ट्रीम का चैट फिर से फट पड़ता है। हे भगवान, इन लोगों ने सच में ड्रैगन टाइगर माउंटेन के तीसरे एंसेस्टर की कब्र खोद डाली और खुद असली सेलेस्टियल मास्टर ने इसकी पुष्टि भी कर दी। उधर कब्र के अंदर टॉम रॉबरों का लीडर ब्रॉक बिजली के धमाके से कई मीटर दूर जा गिरा था। उसका पूरा शरीर जलकर काला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदा आग में झोंक दिया गया हो। उसकी आंखें पूरी तरह खून से लाल थी,
मुंह से लगातार खून निकल रहा था। उसके पूरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, मानो उसकी सारी शक्ति एक ही झटके में छीन ली गई हो। लेकिन मौत के मुहाने पर खड़े होने के बावजूद उसे अपनी जान से ज्यादा खजाने की चिंता थी। वो दांत भींचकर किसी तरह जमीन से उठता है, फिर अपने आदमियों का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए दोबारा ताबूत तक पहुंच जाता है। अब ताबूत का ढक्कन पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए उसके अंदर रखा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही सभी लोग उस लाश को देखते हैं, वे वहीं के वहीं जम जाते हैं। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। वे तुरंत डॉयल को बुलाते हैं। जरा देखो, इस लाश ने आखिर पहन क्या रखा है? ये तो सेलेस्टियल मास्टर होना चाहिए था, फिर इसने ड्रैगन रोब क्यों पहन रखा है? कुछ तो बहुत गलत है। डॉयल डरते डरते आगे बढ़कर ध्यान से देखता है, लेकिन अगली ही नजर में उसके पैरों से ताकत निकल जाती है। उस लाश का चेहरा अब पूरी तरह जियांगशी में बदल चुका था। उसका भयानक चेहरा देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसके माथे पर एक रेयर ब्लैक टलिस्मान चिपका हुआ था। ये वही ब्लैक टलिस्मान था जो पूरे डॉइज्म में सबसे ऊंचे दर्जे का कॉर्प्स सीलिंग टलिस्मान माना जाता है। लेकिन टॉम रॉबरों को सबसे बड़ा झटका किसी और चीज से लगता है। उस लाश ने बाहर की तरफ एक काला रोब पहन रखा था, जिस पर 4 क्लॉड ड्रैगन की कढ़ाई बनी हुई थी, और उसके अंदर पर्पल दाओइस्ट सेरेमोनियल रोब भी पहना हुआ था। डॉयल के दांत लगातार किटकिटाने लगते हैं। मत देखो इसे, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। ये कोई साधारण पोशाक नहीं है, ये 4 क्लॉड मैन ड्रैगन रोब है। प्राचीन समय में इसे पहनने की इजाजत सिर्फ क्राउन प्रिंस के ट्यूटर को होती थी। इसके एक पंजे कम है, इसलिए ये इंपीरियल येलो रोब से नीचे माना जाता है, लेकिन इसका दर्जा लगभग सम्राट के बराबर होता है। जितनी देर डॉयल उस लाश को देखता जाता, वो बाकी लोगों से लगभग विनती करने लगता है, हम इस कब्र को और नहीं छू सकते। अगर जरा सी भी गलती हो गई तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। लेकिन जैसे ही ब्रॉक ये बात सुनता है, उसकी आंखें लालच से चमक उठती है। वाह, तो ये इंपीरियल ट्यूटर की कब्र है। इस बार तो हम सच में अमीर बनने वाले हैं। ब्रॉन्क तुरंत ताबूत के अंदर नजर दौड़ाता है। उसे लाश के बगल में रखी 3 अलग अलग चीजें दिखाई देती है। ब्रॉक की नजर ताबूत के अंदर रखी 3 चीजों पर टिक जाती है। एक प्राचीन तलवार, एक जेड सील और अजीब डिजाइन वाली खूबसूरती से बंधी एक पुरानी रजिस्टर। उन्हें देखते ही उसकी आंखें लालच से चमक उठती है। वो उत्साह से हाथ बढ़ाकर कहता है, मुझे पता था यहाँ जरूर कोई बड़ा खजाना मिलेगा। सबसे पहले ब्रॉक उस लंबी तलवार को उठाता है। वो उसे हल्का सा म्यान से बाहर खींचता है। तुरंत एक साफ और तेज घंटी जैसी आवाज गूंज उठती है। हजारों साल बीत जाने के बाद भी तलवार पर जरा सा भी जंग नहीं लगा था। उसका एक आदमी तलवार पर खुदे हुए शब्द देख लेता है। वो और भी ज्यादा उत्साहित होकर चिल्लाता है, जिस प्राचीन तलवार पर शिलालेख खुदा हो, उसकी कीमत साधारण एंटीक से 10 नहीं बल्कि 100 गुना तक ज्यादा होती है। ब्रॉक तुरंत तलवार डॉयल के हाथ में पकड़ा देता है। जरा देखो तो सही। डॉयल बस एक नजर डालता है और उसकी आवाज कांपने लगती है। सुप्रीम लॉर्ड लाओ सांचिंग की कसम, ये तो ड्रैगन टाइगर माउंटेन की एक्सॉर्सिज्म स्वॉर्ड है। यही सेलेस्टियल मास्टर की निजी तलवार है। फिर उसकी नजर जेड सील पर जाती है। वो सील के नीचे खुदे हुए शब्द पढ़ता है, यांग पिंग के शासन अधिकार की मुहर। क्या ये वही लेजेंडरी सील ऑफ अथॉरिटी है? अब उसकी नजर उस रजिस्टर पर जाती है, लेकिन इस बार उसकी हिम्मत उसे खोलने की भी नहीं होती। वो कांपती आवाज में कहता है, अगर यहाँ तलवार भी है और सील भी, तो ये बची हुई किताब बहुत मुमकिन है कि वही कोवेंट रजिस्ट्री हो। इसके अंदर स्वर्गीय देवताओं के असली नाम दर्ज होते हैं। इसके जरिए पूरे संसार के सभी भूत और आत्माओं को आदेश दिया जा सकता है। ये राक्षसों को सील कर सकती है और दानवों को दबा सकती है। ऐसा कोई काम नहीं जो ये ना कर सके। अगर कोई बाहरी इंसान इसे बिना सोचे समझे खोल दे, तो वो वही खून की उल्टी करके मर भी सकता है। लेकिन टॉम रॉबरों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सिर्फ एक ही सच था कि आज उनकी किस्मत खुल चुकी थी। इन तीनों खजानों के दम पर उन्हें जिंदगी भर पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ब्रॉन्क तुरंत तलवार, जेड सील और कोवेंट रजिस्ट्री तीनों को अपने बैग में रख लेता है। लेकिन उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो दोबारा ताबूत में पड़ी लाश की तरफ हाथ बढ़ाता है। ये देखकर डॉयल का चेहरा तुरंत बदल जाता है। क्या तुम पागल हो गए हो? खजाना मिल चुका है, अब चलो यहाँ से निकलते हैं। उस लाश को मत छूना। ब्रॉक हंसकर उसकी बात उड़ा देता है। अपने काम से काम रखो। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो जितना उठा सकते हैं सब लेकर जाएंगे। ये ड्रैगन रॉब और इसके अंदर वाला पर्पल रॉब, दोनों की कीमत भी किसी खजाने से कम नहीं होगी। इतना कहकर वो लाश के कपड़े जोर जोर से खींचने लगता है। साथ ही अपने आदमियों को भी मदद के लिए बुला लेता है। ये सब देखकर डॉयल के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उसके दिल में एक बेहद बुरा एहसास उठने लगता है। उसे महसूस हो रहा था कि अब कुछ बहुत भयानक होने वाला है। वो बिना एक पल गवाए मुड़ जाता है। अब उसका इरादा सिर्फ किसी तरह इस कब्र से भाग निकालने का था। उसके सामने खड़े ये लोग सचमुच पागल हो चुके थे। पहले उन्होंने सेलेस्टियल मास्टर की तलवार चुरा ली, फिर उनकी सील भी उठा ली, और अब वे उनकी लाश से ड्रैगन रोप तक उतारने की कोशिश कर रहे थे। क्या इन्हें जरा भी डर नहीं कि ये लाश दोबारा जिंदा हो सकती है? एक सच्चे अमर का पोता, ड्रैगन टाइगर माउंटेन का
तीसरा एंसेस्टर सेलेस्टियल मास्टर, जिसे ब्लैक टेलिस्मान से सील किया गया, जो 4 क्लॉड ड्रैगन रोब पहने हुए है, जिसे 1000 साल पहले तलवार और सील के साथ दफनाया गया और जिस पर अभी कुछ देर पहले ही हेवनली लाइटनिंग गिर चुकी है। इस इंसान पर तो किताब में लिखे हर तरह के बफ एक साथ लगे हुए हैं। अगर ये सच में दोबारा जाग गया तो दुनिया में कोई भी इन्हें बचा नहीं पाएगा। अब डॉयल सचमुच डर से कांप रहा था। उधर टॉम रॉबर जैसे ही ड्रैगन रोब उतारने वाले होते हैं, तभी ताबूत में पड़ी लाश अचानक अपनी आंखें खोल देती है। लेकिन ब्रॉक को अभी तक इसका पता नहीं चलता। वो अब भी रोब खींचते हुए बड़बड़ा रहा था, ये कपड़ा इतना कसकर क्यों पहना हुआ है? जल्दी करो, सब मिलकर खींचो। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसके बगल में खड़ा आदमी डर के मारे पत्थर बन चुका है। आखिरकार ब्रॉक भी रुक जाता है। वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर ताबूत के अंदर देखता है। अगले ही पल उसके चेहरे से खून का एक एक कतरा गायब हो जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। मैं धीरे से अपना मुंह खोलता हूँ और उसके अंदर से गहरी काली कॉर्प्स ऑरा की एक लहर बाहर निकलती है। मेरी सुनहरी खोखली आंखें बिना पलक झपकाए ठंडी नजरों से उन्हें घूर रही थी। मैं शांत आवाज में पूछता हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? बस इतना सुनना था कि सभी टॉम रॉबरों का मानसिक संतुलन टूट जाता है। वे बुरी तरह चीखते हुए पीछे की तरफ भागते हैं, मानो डर से पागल हुए खरगोशों की तरह जिनके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हो। अगले ही पल डॉयल अपनी आंखों से देखता है कि ड्रैगन रोब और पर्पल रोब पहनी हुई वो लाश धीरे धीरे ताबूत के अंदर से उठकर खड़ी हो जाती है। उसके माथे पर चिपका ब्लैक टालिस्मान हल्की बैंगनी रोशनी छोड़ने लगता है, लेकिन अब वो उसे रोक नहीं पा रहा था। कॉर्प्स ऑरा पर उसका असर पूरी तरह बेकार हो चुका था। मैं पूरी तरह अपनी आंखें खोल देता हूँ। अब मेरी पुतलियां पिघले हुए सोने की तरह सुनहरी चमक रही थी। मेरे मन में इस समय सिर्फ एक ही विचार था, कत्लेआम। अगले ही पल मैं हवा में कदम रखता हूँ। मेरा शरीर बिना किसी सहारे के हवा में तैरने लगता है। मेरी नजर पूरे मकबरे में घूमती है, फिर जाके उस टॉम रॉबर पर टिक जाती है, जिसके हाथ में अभी भी सील ऑफ अथॉरिटी और कोवेंट रजिस्ट्री थी। मैं अपना सूखा हुआ लकड़ी जैसा पतला हाथ धीरे से उठाता हूँ। मेरी हथेली में चुपचाप सिल्वर पर्पल बिजली चमकने लगती है। 5 थंडर्स, डिवाइन आर्ट। ये वही तकनीक थी जो मेरी बहुत पुरानी यादों से वापस उभर कर आई थी। हालांकि मेरी असली दुनिया पृथ्वी थी, लेकिन जब से मेरी आत्मा इस शरीर के साथ फ्यूज हुई, तब से इसके पुराने मालिक की सारी यादें भी मेरे दिमाग में समा गई थी। अब मैं 2 आत्माओं का एक साथ मिला हुआ अस्तित्व था। मैं अपनी पिछली जिंदगी में सीखी हुई थंडर आर्ट को याद करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि अभी मेरी असली कल्टीवेशन का सिर्फ 10वां हिस्सा ही वापस आया था और 2000 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका था। इसलिए पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल करते समय मैं थोड़ा अनाड़ी महसूस करता हूँ। मेरी हथेली में बस सिल्वर पर्पल बिजली की कुछ कमजोर चिंगारियां ही पैदा होती है, लेकिन दूसरी कोशिश में सब कुछ बेहद आसान हो जाता है। बिजली की अनगिनत धाराएं आपस में जुड़ने लगती है। वे एक दूसरे को काटती हुई चमकदार जाल बना देती है। अगले ही पल एक भयानक गर्जना के साथ आसमानी बिजली टूटकर गिरती है। वो सीधे उस टॉम रॉबर पर आ गिरती है, जिसके हाथ में सील ऑफ अथॉरिटी और कोवेंट रजिस्ट्री थी। उस एक वार की ताकत से पूरा मकबरा जोर से कांप उठता है। सिर्फ एक पल के अंदर वो टॉम रॉबर जलकर काले कोयले जैसा ढांचा बन जाता है। बाकी सभी टॉम रॉबरों की रूह कांप उठती है। एक ही वार में इसने उसे मार डाला। डॉयल डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। ये जियोंगशी थंडर आर्ट भी जानता है। ये तो प्रकृति के नियमों के भी खिलाफ है, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो इसमें अजीब तरह का तर्क भी था। आखिर अपनी जिंदगी में वो ड्रैगन टाइगर माउंटेन का सेलेस्टियल मास्टर था, इसलिए उसके लिए थंडर आर्ट जानना कोई हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन एक जियांगशी का थंडर आर्ट इस्तेमाल करना ये तो पूरी तरह असंभव था। हर किसी को पता है कि जियांगशी के 2 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। पहला दाओइस्ट, जो टेलिस्मान बनाकर उन्हें सील कर सकते हैं, और दूसरा हेवनली लाइटनिंग, जो किसी भी दानव को नष्ट कर सकती है। लेकिन इन दोनों चीजों का भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं था, क्योंकि मैं खुद ड्रैगन टाइगर माउंटेन दाओइस्ट संप्रदाय का संस्थापक एंसेस्टर था। आज जिंदा हर एक दाओइस्ट मुझे सम्मान से एंसेस्टर कहकर ही संबोधित करेगा। और ये असीम शक्ति वाली 5 थंडर्स डिवाइन आर्ट, इसे भी मैंने ही अपने समय में बनाया था। मैंने ही इसे आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाया था। अगर मेरे जैसा एंसेस्टर भी जियांगशी बन जाए तो इस दुनिया में आखिर कौन मुझे रोक सकता है। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जागते ही मैंने थंडर आर्ट पर दोबारा पूरी पकड़ बना ली थी। डॉयल का चेहरा डर से हरा पड़ जाता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सुना था। जैसे ही मैं उस टॉम रॉबर को खत्म करता हूँ जिसने सील ऑफ अथॉरिटी और कोवेंट रजिस्ट्री चुराई थी, उसी समय मेरे कानों में फिर से सिस्टम की आवाज गूंजती है। नई क्वेस्ट जारी की गई। सेलेस्टियल मास्टर की तलवार, सील ऑफ अथॉरिटी और कोवेंट रजिस्ट्री वापस हासिल करो। रिवॉर्ड 36 येन ट्रांसफॉर्मेशंस, बीन सोल्जर्स स्पेल, थंडर अडेप्टेड बॉडी। अगले ही पल मेरी हथेली में एक जबरदस्त शक्ति इकट्ठा होने लगती है। फिर एक विशाल अदृश्य बल पूरे मकबरे में विस्फोट की तरह फैल जाता है। सिर्फ एक झटके में वो दोनों खजाने जले हुए
टॉम रॉबर के शरीर से उड़कर सीधे मेरे हाथ में आ जाते हैं। मैं उन्हें अपनी कमर पर टांग देता हूँ और सुरक्षित रख लेता हूँ। इसके बाद मैं धीरे धीरे अपना सिर घुमाता हूँ। मेरी ठंडी सुनहरी नजर सीधे ब्रॉक पर जाकर टिक जाती है। इस समय एक्सॉर्सिज्म स्वॉर्ड अब भी ब्रॉक के हाथ में थी। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि मेरी नजर उसी पर टिकी है, उसके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। वो घबराकर बोला, ऐसे ऐसे क्या देख रहा है मुझे? उसके बाकी आदमी तो पहले ही डर के मारे अपनी अकल खो चुके थे। वे चारों तरफ भाग रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मेरे एक कदम भी करीब आए। लेकिन ब्रॉक कोई साधारण इंसान नहीं था। सालों तक मौत के साथ खेलते हुए उसने अपना दिल पत्थर बना लिया था। वो तुरंत अपनी जेब में हाथ डालता है, फिर एक मुट्ठी चिपचिपे चावल निकालकर मेरी तरफ फेंक देता है। मैं अपने शरीर पर बिखरे उन चावलों की तरफ देखता हूँ और हल्का सा हंस पड़ता हूँ। ये कैसा घटिया सामान है, चावल मेरे शरीर तक पहुंच भी नहीं पाते। मेरे चारों तरफ फैली गाढ़ी कॉप्स और उन्हें बीच हवा में ही बिखेर देती है। ये देखकर मैं मुस्कुराने लगता हूँ। आजकल के लोग अब भी मेरे खिलाफ चिपचिपे चावल इस्तेमाल करते हैं। इतना कहकर मैं अपनी हथेली आगे बढ़ाता हूँ। अगले ही पल वही जबरदस्त खींचने वाली शक्ति दोबारा सक्रिय हो जाती है। एक झटके में ब्रॉन्क के हाथ से चावल की पूरी थैली उड़कर मेरे पास आ जाती है। साथ ही उसके पास रखा ब्लैक डॉन की हूफ और येलो टलिस्मान भी मेरे हाथ में आ जाते हैं। ब्रॉन्क पूरी तरह सुन्न रह जाता है। क्या ये जियांगशी इसे मारने वाली चीजें ही मुझसे छीन रहा है? जियांगशी को रोकने वाले सारे सामान अब खुद जियांगशी के हाथ में थे। क्या इसका मतलब उनकी मौत अब तय थी? लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इससे भी ज्यादा पागलपन भरा था। मैं चिपचिपे चावल की पूरी थैली खोलता हूँ और सीधे उन्हें अपने मुंह में डालकर चबाने लगता हूँ। फिर ब्लैक डॉन की हूफ उठाकर बड़े मजे से उसे चबाने लगता हूँ। उसके बाद मैं येलो टैलिस्मान उठाता हूँ और उसे अपने सीने पर चिपका देता हूँ। धड़ाम, एक तेज आवाज के साथ टैलिस्मान उसी पल फटकर राख बन जाता है। लेकिन वो मुझे जरा सा भी दबा नहीं पाता। ये देखकर सभी टॉम रॉबरों के चेहरे सुन्न पड़ जाते हैं। लेकिन डॉयल बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। उसे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा ही होगा। जब सबसे ऊंचे दर्जे का ब्लैक टैलिस्मान भी मुझे सील नहीं कर पाया, तो एक साधारण येलो टैलिस्मान आखिर क्या कर लेता? अब चिपचिपे चावल मेरे लिए मुख्य भोजन बन चुके थे। ब्लैक डॉन की हूफ सिर्फ एक स्नैक था और येलो टैलिस्मान अब फटे हुए बेकार कागज से ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसा जियांगशी आखिर दुनिया में किसने देखा होगा? ब्लैक डॉन्की हूफ खत्म करने के बाद मैं फिर से अपनी नजर ब्रॉन्क पर टिकाता हूँ। और क्या है तुम्हारे पास? अगर कुछ बचा है तो निकालो। बाद में मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। डर और गुस्सा दोनों मिलकर ब्रॉक को पूरी तरह पागल बना देते हैं। वो एक्सॉर्सिज्म स्वॉर्ड को म्यान से बाहर खींचता है, फिर जोर से दहाड़ते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़ता है। भाड़ में जा, आज या तो तू मरेगा या मैं। उसने अपनी सारी उम्मीद इसी एक वार पर लगा दी थी। आखिर ये दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली तलवार थी। शायद ये इस अजीब जियांगशी को सच में मार सके। लेकिन उम्मीद और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है। उसी समय जब ब्रॉक तलवार लेकर मेरी तरफ दौड़ रहा था, मकबरे के दूसरे सिरे से पुलिस, मिया और ड्रैगन टाइगर माउंटेन के सभी दाओइस्ट भी आखिरकार दफन कक्ष तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर का नजारा देखते हैं, सभी के कदम वहीं रुक जाते हैं। उनके सामने सचमुच एक जियांगशी हवा में तैर रहा था और उसने ड्रैगन रो पहन रखा था। क्या वो सच में ड्रैगन टाइगर माउंटेन के सेलेस्टियल मास्टर हैं? अभी अभी जागे और सीधे फ्लाइंग जियांगशी बन गए। एक पल के लिए वहां मौजूद हर इंसान पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। उधर मिया की लाइव स्ट्रीम का चेट पूरी तरह फट पड़ता है। ड्रैगन टाइगर माउंटेन के सभी दाओइस्टों के चेहरे बेहद गंभीर हो जाते हैं। उनके अपने एंसेस्टर अब एक खूंखार जियांगशी बन चुके थे। ये पूरी परंपरा के लिए सार्वजनिक अपमान से कम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कुछ और थी। मेरे शरीर से निकल रही कॉर्प्स ऑरा इतनी भयानक थी कि मकबरे के प्रवेश द्वार पर खड़े पर्पल रोब सेलेस्टियल मास्टर कैसियन को भी दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। उन पर ऐसा दबाव था मानो कोई विशाल पहाड़ उनके कंधों पर रख दिया गया हो। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार आया, ऐसे दुश्मन से निपटना लगभग नामुमकिन होगा। और इसी बीच ब्रॉक आखिरकार मेरे बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। ब्रॉक पूरी ताकत से पवित्र तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाता है, फिर अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे मेरी तरफ पूरी ताकत से नीचे वार कर देता है। उसने अपनी पूरी उम्मीद उसी लेजेंडरी तलवार पर लगा दी थी। कहानियों में कहा जाता था कि यह तलवार किसी भी जियांगशी और दुष्ट शक्ति का अंत कर सकती है। ड्रैगन टाइगर माउंटेन की पवित्र तलवार से ड्रैगन टाइगर माउंटेन के ही जियांगशी को मारने की कोशिश, ये सचमुच बड़ी विडंबना थी और किसी पागलपन भरे मजाक से कम नहीं। मैं बस उसे एक तिरस्कार भरी नजर से देखता हूँ। मेरे चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। एक साधारण इंसान मेरी एक्सॉर्सिज्म स्वॉर्ड हाथ में लेकर खुद को अजय समझने लगा। तुम्हें पता भी है इस तलवार का मालिक पहले से कौन है? मैं बस हल्के से अपनी उंगली हिलाता हूँ। अगले ही पल एक्सॉर्सिज्म स्वॉर्ड तुरंत मेरी पुकार का जवाब देती है। वो ब्रॉक के हाथ से जबरदस्ती छूट जाती है और सीधी उड़कर मेरे हाथ में आ जाती है। तलवार हाथ में आते ही
मैं एक ही पल में कई भयानक स्वॉर्ड ची चला देता हूँ। तेज धार वाली स्वॉर्ड ची हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है। उनकी आवाज पूरे मकबरे में गूंज उठती है। अगले ही पल ब्रॉक का शरीर कई टुकड़ों में कट जाता है। वो खून से लथपथ मांस के ढेर में बदल जाता है। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, मेरी ही तलवार उठाकर मुझे मारने चला था। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उसके योग्य थे? ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर इंसान पत्थर की तरह जम जाता है। पूरे मकबरे में खून की तेज बदबू फैल जाती है। हर कोई इस जियांशी की निर्दयता देखकर दंग रह जाता है। जैसे ही मैं अपनी तलवार, सील ऑफ अथॉरिटी और कोवेंट रजिस्ट्री वापस हासिल कर लेता हूँ, उसी समय सिस्टम की आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजती है। बधाई हो प्लेयर, तीनों सेलेस्टियल खजाने सफलतापूर्वक वापस हासिल कर लिए गए। रिवॉर्ड प्रदान किया गया 36 इन ट्रांसफॉर्मेशंस, बीन सोल्जर स्पेल, थंडर अडेप्टेड बॉडी। रिवॉर्ड मिलते ही नई नई तकनीकों की यादें एक साथ मेरे दिमाग में उमड़ पड़ती है। उसी समय थंडर अडेप्टेड बॉडी भी तुरंत मेरे शरीर में समा जाती है। असल में जब मैंने पहले 5 थंडर्स डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल किया था, तभी मुझे महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। ये शरीर बेहद शक्तिशाली था, लेकिन इसकी प्रकृति थंडर शक्ति से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी। हर बार जब मैं बिजली की शक्ति इस्तेमाल करता, तो मेरे शरीर के अंदर एक जबरदस्त विरोध पैदा हो जाता। आखिर कॉर्प्स ऑरा और हेवनली लाइटनिंग स्वभाव से ही एक दूसरे के विरोधी थे। एक पुनर्जीवित लाश का शरीर और थंडर आर्ट, दोनों का साथ निभाना आसान नहीं था। लेकिन ये मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। अब जब थंडर अडेप्टेड बॉडी पूरी तरह मेरे साथ फ्यूज हो चुकी थी, तो मेरे अंदर का वो विरोध उसी पल गायब हो गया। इसका मतलब अब से मैं 5 थंडर्स डिवाइन आर्ट को बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल कर सकता था। ये पूरी आज़ादी का एहसास सचमुच अद्भुत था। उधर मकबरे के दूसरे कोने में बचे हुए टॉम रॉबरों की आत्मा तक काम चुकी थी। घबराहट में उन्हें अचानक दिखाई देता है कि मकबरे के प्रवेश द्वार पर पुलिस वाले ही पहुंच चुके हैं। डूबते हुए इंसान को जैसे तिनके का सहारा मिल जाए, वैसे ही वे पूरी ताकत से पुलिस की तरफ भाग पड़ते हैं। भागते भागते वे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। अब उन्हें जेल जाना भी मंजूर था, लेकिन ब्रॉन्क की तरह टुकड़ों में कटकर मरना बिल्कुल नहीं। आखिर उन्होंने अपनी आंखों से उसका अंजाम देखा था। वो मौत साधारण फांसी से 100 गुना ज्यादा डरावनी थी। टॉम रॉबरों को खुद अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण करते देख पुलिस वाले भी गहरे असमंजस में पड़ जाते हैं। वे मकबरे के अंदर हवा में तैर रहे पुनर्जीवित सेलेस्टियल मास्टर को देखते हैं, फिर अपने हाथों में पकड़ी बंदूकों की तरफ नजर डालते हैं। उनके मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, क्या ये बंदूक ऐसे अस्तित्व पर जरा सा भी असर करेगी? उधर मैं अब भी हवा में शांत खड़ा था। मेरी नजरें मजबूती से उन टॉम रॉबरों पर टिकी हुई थी। आखिर सिस्टम की क्वेस्ट अभी पूरी नहीं हुई थी। हर एक टॉम रॉबर को मरना होगा। उनमें से एक भी जिंदा यहाँ से नहीं जाएगा। तुम लोगों ने मेरे ताबूत को तोड़ने की हिम्मत की, मेरी कब्र तक खोद डाली। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक था, तो तुमने सबसे गलत तरीका चुना। मैं धीरे धीरे अपनी सूखी उंगली उनकी तरफ उठा देता हूँ। उसी पल कॉप्स और पागलों की तरह उफने लगती है। साथ ही थंडर ऊर्जा लगातार गरजने लगती है। ये दृश्य देखकर मिया की लाइव स्ट्रीम का चैट फिर से संदेशों से भर जाता है। वाह, सेलेस्टियल मास्टर तो एक भी टॉम रॉबर को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। इसे ही कहते हैं असली सेलेस्टियल मास्टर का रॉब। मैं तो झुक गया, पूरी तरह झुक गया। उधर मदद के लिए भाग रहे टॉम रॉबर अभी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे थे कि मैंने पहले ही उनकी तरफ एक भयानक बिजली छोड़ दी। अगले ही पल बिजली उनके ठीक सामने फट पड़ती है। उनमें से एक टॉम रॉबर उसी जगह जलकर मर जाता है। बाकी लोग उस कान फाड़ देने वाली गर्जना को सुनकर वहीं जम जाते हैं। डर के मारे कोई एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता। पूरा मकबरा एकदम खामोश हो जाता है। उधर पुलिस वाले अभी भी किसी तरह अपना होश संभाले हुए थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर भी घबराहट साफ दिखाई देने लगी। ये जियांशी हद से ज्यादा हिंसक था, फिर भी वे बिना सोचे समझे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आखिर ये कोई साधारण जियांशी नहीं था, ये तो खुद ड्रैगन टाइगर माउंटेन का एंसेस्टर था। सबसे पहले टॉम रॉबरों ने उसकी कब्र में घुसपैठ की थी, उसी वजह से उसका पुनर्जीवन हुआ। अगर उन्होंने गोली चलाकर इस पुराने एंसेस्टर को और भड़का दिया, तो शायद वहां मौजूद हर इंसान की मौत तय हो जाती। पुलिस वाले तुरंत अपने पीछे खड़े ड्रैगन टाइगर माउंटेन के दाविस्टों की तरफ देखते हैं। मास्टर कैसियन, कृपया हमारी मदद कीजिए। अब जाकर उन्हें याद आया कि दुष्ट शक्तियों का सामना करने में सबसे माहिर तो दाविस्ट ही होते हैं, और ये जियांशी उनका अपना एंसेस्टर था, यानी ये उनका पारिवारिक मामला था। इसे उन्हें ही संभालना चाहिए। कैसियन बाकी दाविस्टों की तरफ देखते हैं, फिर गहरी सांस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मिया की लाइव स्ट्रीम, पुलिस और वहां मौजूद हर इंसान सांस रोककर देखने लगता है। सबको लगा अब ड्रैगन टाइगर माउंटेन के दाविस्ट इस खूंखार जियांशी से जबरदस्त लड़ाई करने वाले हैं। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। कैसियन बाकी दाविस्टों को लेकर धीरे धीरे मकबरे के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी हमला नहीं किया। इसके बजाय
वे सभी एक सीधी लाइन में खड़े हो जाते हैं। कैसियन सबसे आगे आते हैं और सीधे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। बाकी सभी दाविस्ट भी तुरंत उनके पीछे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वे अपने हाथों से धार्मिक मुद्रा बनाते हैं और एक साथ सिर झुका देते हैं। कैसियन गंभीर आवाज में कहते हैं, ड्रैगन टाइगर माउंटेन का 77वीं पीढ़ी का सेलेस्टियल मास्टर अयोग्य वंशज कैसियन अपने एंसेस्टर को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता है। उनके पीछे खड़े रेड रोब और येलो रोब दाओइस्ट भी एक साथ हाथ जोड़ते हैं। फिर सभी एक स्वर में पुकारते हैं, एंसेस्टर। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर इंसान का दिमाग शून्य पड़ जाता है। रुको, क्या तुम लोग इसे प्रणाम क्यों कर रहे हो? पहले इसे काबू करना चाहिए था, फिर प्रणाम करना। ये तो पहले ही जियांगशी बन चुका है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी पूरी तरह उलझ जाते हैं। वे जल्दी से आगे बढ़कर कहते हैं, पहले इसे रोकिए, उसके बाद प्रणाम कर लीजिए। कैसियन धीरे धीरे खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर जरा भी मजाक नहीं था। वे पूरी गंभीरता से कहते हैं, हमारे एंसेस्टर पुनर्जीवित हो चुके हैं। अगर भरोसा नहीं है तो बिना घुटने टेके जाकर देख लो कि क्या होता है। हम उन्हें हरा पाएंगे या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन पहले प्रणाम कर लेने में कोई नुकसान नहीं है। फिर कैसियन मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं, जरा इनके हालात तो देखो। तीसरे एंसेस्टर सेलेस्टियल मास्टर ड्रैगन रोब पहने हुए, ब्लैक टैलिस्मान से सील किए गए, 2000 साल तक दफन रहे, तलवार, सील और कोवेंट रजिस्ट्री जैसी धरोहरों के साथ दफनाए गए, हेवनली लाइटनिंग से पुनर्जीवित हुए और अब एक कल्टीवेशन सिस्टम के साथ फ्यूज भी हो चुके हैं। इन पर लगने वाला हर एक बफ पहले से ही अधिकतम स्तर पर है। ये कहते कहते कैसियन बड़ी मुश्किल से खुद को गाली देने से रोक पाते हैं। आखिर दुनिया के लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि दाओइस्टों का काम जियांगशी का शिकार करना होता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि वे किस तरह के जियांगशी का शिकार करते हैं। अगर सामने कोई सूखे का दानव या कोई साधारण दुष्ट प्राणी होता तो कैसियन बिना एक पल सोचे अपनी जान देकर भी उससे लड़ जाते, लेकिन मेरे सामने खड़ा अस्तित्व कोई साधारण जियांगशी नहीं था। मैं ड्रैगन टाइगर माउंटेन का तीसरा एंसेस्टर सेलेस्टियल मास्टर था, पूरे संप्रदाय का संस्थापक पूर्वज और खुद झांग दौलिंग का सीधा पोता। प्राचीन समय में मेरे जैसे अस्तित्व का दर्जा सिंहासन छोड़ चुके सम्राट के बराबर माना जाता था। मेरे जैसे अस्तित्व पर जो जियांगशी बनने के बाद भी इतना शक्तिशाली हो, आखिर हाथ डालने की हिम्मत कौन कर सकता था? और अगर कोई करना भी चाहे तो करेगा कैसे? मेरे पास मौजूद तीनों सर्वोच्च धरोहरें ड्रैगन टाइगर माउंटेन के वर्तमान में मौजूद किसी भी आर्टिफैक्ट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। कैसियन का दिल बेचैनी से धड़कने लगता है। उन्हें तो पहले से ही यकीन नहीं था कि वे मेरे बराबर लड़ पाएंगे, और अब मैं जागते ही 5 थंडर्स डिवाइन आर्ट पर भी पूरी पकड़ बना चुका था। अभी कुछ देर पहले उन्होंने मेरी थंडर शक्ति अपनी आंखों से देखी थी। यहाँ तक कि कैसियन को भी मानना पड़ा कि उस मामले में वे मेरे सामने बिल्कुल नहीं टिकते। आखिरकार कैसियन और वहां मौजूद सभी दाविस्ट पूरी तरह प्रतिरोध छोड़ देते हैं। वे एक साथ फिर से घुटनों के बल बैठ जाते हैं और सिर झुकाकर कहते हैं, एंसेस्टर, गलती हमारी है, कृपया हमारे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। दाओइज्म में पीढ़ियों की मर्यादा सबसे ऊपर मानी जाती थी। ऐसे में उनमें से आखिर कौन अपने ही एंसेस्टर के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत करता? हालांकि मैं अब एक जियांगशी बन चुका था, लेकिन मैं कोई बिना दिमाग वाला भटकता हुआ शव नहीं था। मेरे पास पूरी चेतना थी, मेरी आत्मा भी पूरी तरह सुरक्षित थी। असल में ये कहना ज्यादा सही होगा कि मैं एक जियांगशी के शरीर में दोबारा जन्म ले चुका था। मैं अपने सामने घुटनों के बल बैठे वंशजों की तरफ देखता हूँ, फिर शांत स्वर में कहता हूँ, अब और प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, सब खड़े हो जाओ। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकलते हैं, पूरा मकबरा एक बार फिर गहरी खामोशी में डूब जाता है। लाइव स्ट्रीम देख रहे करोड़ों दर्शक, पुलिस, मियाँ और बचे हुए सभी टॉम रॉबर सबके सब पत्थर की तरह जड़ हो जाते हैं। हर चेहरे पर सिर्फ अविश्वास था। ये जियांगशी बात भी कर सकता है। 2000 साल से मरा हुआ इंसान आज भी बिल्कुल सामान्य इंसानों की तरह बातचीत कर रहा है। ये तो हद से भी ज्यादा पागलपन है। कैसियन और बाकी दाओइस्ट कुछ सेकंड तक स्तब्ध खड़े रहते हैं, फिर बेहद सम्मान के साथ खड़े हो जाते हैं। कैसियन अपराध बोध से भरी आवाज में कहते हैं, एंसेस्टर, हम अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे। हम आपके समाधि की रक्षा नहीं कर सके। इन्हीं छोटे मोटे अपराधियों ने आपकी शांति भंग कर दी। कृपया हमारे साथ एस्टेट वापस चलिए, वहां आराम कीजिए। इन टॉम रॉबरों को हम संभाल लेंगे। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। मेरी आवाज पहले की तरह ठंडी थी। मेरी कब्र लूटी गई और मेरा पुनर्जीवन हुआ। इन दोनों बातों का तुम लोगों से कोई संबंध नहीं है। मुझे अपने ही वंशजों का दुश्मन बनने की कोई इच्छा नहीं। इन बाहरी लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। इन टॉम रॉबरों का हिसाब मैं खुद करूंगा। ये सुनते ही कैसियन समझ जाते हैं कि उन्हें साफ तौर पर जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन वे फिर भी आखिरी बार मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। एंसेस्टर, अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। आज के समय में न्याय अदालतों के जरिए दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आपके समय में सरकारी कार्यालय फैसले सुनाते थे। अगर इन्हें कानून के हवाले कर दिया जाए तो वही सबसे न्यायपूर्ण होगा। उसी समय पुलिस कैप्टन भी तुरंत आगे बढ़कर कहते हैं, अपने जीवन में
आप एक धर्मनिष्ठ सेलेस्टियल मास्टर थे। आपने अपना खून बहाकर धर्म की रक्षा की थी। हम वादा करते हैं इन सभी टॉम रॉबरों को कानून के अनुसार सजा मिलेगी। इनमें से किसी पर भी कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन दोनों को पूरा विश्वास था कि मेरे जैसे महान एंसेस्टर जरूर कानून का सम्मान करेंगे, लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाती। मैं धीरे से अपने होठ खोलता हूँ। अगले ही पल एक सुनहरा दाओइस्ट मंत्र पूरे मकबरे में गूंज उठता है। पुलिस वालों को दाओइस्ट मंत्रों की बस थोड़ी बहुत जानकारी थी। वे अभी समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जैसे ही कैसियन उस मंत्र को सुनते हैं, उनका चेहरा एक पल में बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। उनके पीछे खड़े सभी दाओइस्टों का भी यही हाल हो जाता है। डर के मारे उनकी रूह तक कांप उठती है। लगभग सहज प्रतिक्रिया में वे लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगते हैं, साथ ही बार बार झुककर प्रणाम करते हुए घबराकर बोलते हैं, एंसेस्टर, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अभी तुरंत जा रहे हैं, क्षमा कीजिए, हमने आपको परेशान कर दिया, खड़े मत रहो, भागो, अपनी जान बचाओ। अगले ही पल सभी दाओइस्ट बिना एक बार भी पीछे देखे मकबरे से बाहर भाग जाते हैं। उधर पुलिस वाले पूरी तरह हैरान खड़े रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी ऐसा क्या हुआ था। अभी तो हम बिल्कुल आराम से बात कर रहे थे ना, उसने बस कुछ शब्द बोले और तुम सब जान बचाकर भागने लगे। पुलिस वालों के मन में यही सवाल घूम रहा था, लेकिन उन्हें सोचने का मौका भी नहीं मिला। दाओइस्ट जबरदस्ती उन्हें वहां से खींचकर बाहर ले जाने लगे। कोई भी एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। कैसियन मकबरे से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर मुड़कर मेरी तरफ गहरा प्रणाम करते हैं। इसके बाद वे भी बाकी सबके साथ वहां से चले जाते हैं। अब पूरे मकबरे के अंदर सिर्फ कुछ टॉम रॉबर और डॉयल ही बचे थे। वे भी भागना चाहते थे, लेकिन मेरी नजर उन पर इस तरह जमी हुई थी कि डर के मारे उनके पैरों ने जवाब दे दिया। कोई भी एक कदम तक नहीं उठा पा रहा था। वे सिर्फ बाहर जाते हुए पुलिस वालों की तरफ देखकर चीखने लगे, ऑफिसर, हमें भी अपने साथ ले चलिए, कृपया हमें यहाँ मत छोड़िए। पुलिस वाले पूरी तरह दुविधा में पड़ गए। एक तरफ ड्रैगन टाइगर माउंटेन के सभी दाओइस्ट पहले ही भाग चुके थे, दूसरी तरफ इन टॉम रॉबरों को यूं ही छोड़ देना भी सही नहीं लग रहा था। लेकिन अगर वे उन्हें बचाने जाते तो शायद खुद भी मारे जाते। कैप्टन अभी एक बार और कोशिश करने ही वाले थे कि तभी कैसियन उन्हें रोक देते हैं। वे आंखें घुमाकर गहरी सांस लेते हैं, फिर कहते हैं, मित्र, इस विनम्र दाओइस्ट की एक सलाह मान लो, दोबारा उस मकबरे के अंदर मत जाना, जो भी अंदर जाएगा वो मरेगा। कैप्टन पूरी तरह उलझ जाते हैं। उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अभी कुछ देर पहले तो सब ठीक चल रहा था। ये सुनकर कैसियन लगभग अपना धैर्य खो बैठते हैं। वे झुंझलाकर बोल पड़ते हैं, ठीक चल रहा था, तुम्हें पता भी है अभी हमारे एंसेस्टर ने कौन सा मंत्र बोला था? वो सैवेज थंडर कर्स था। कैप्टन हैरानी से पूछते हैं, सैवेज थंडर कर्स, क्या वो इतना शक्तिशाली है? आप भी तो सेलेस्टियल मास्टर है, क्या आप वैसा मंत्र इस्तेमाल नहीं कर सकते? कैसियन कड़वी हंसी हंसते हैं। उनके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। तुम इस विनम्र दाओइस्ट को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। सैवेज थंडर कर्स मेरी पहुंच से बहुत दूर की चीज है। वो एक निषिद्ध मंत्र है जिसे सीखने का अधिकार भी मुझे नहीं है। इसके बाद उनकी आवाज और गंभीर हो जाती है। हमारे एंसेस्टर ने साफ शब्दों में कह दिया है, या तो वहां से चले जाओ, वरना उन्हीं टॉम रॉबरों के साथ राख बन जाओगे। जैसा कैसियन ने कहा था वैसा ही हुआ। उनके मकबरे से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद पूरा आसमान अचानक बदल जाता है। घने काले बादल पागलों की तरह उमड़ने लगते हैं। चारों तरफ बिजली चमकने लगती है। गर्जना लगातार गूंजने लगती है। अगले ही पल आसमान से खून जैसी लाल बिजली टूटकर गिरती है। उसके अंदर भयानक हत्या की मंशा लहरों की तरह उमड़ रही थी। वो सीधी धरती को चीरती हुई भूमिगत मकबरे पर आ गिरती है। धड़ाओम! एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ पूरा मकबरा उसी पर ढह जाता है। उधर मिया की लाइव स्ट्रीम का चैट फिर से फट पड़ता है। स्क्रीन लगातार संदेशों से भरने लगती है। वो क्या था? ये कैसी बिजली थी? उसका रंग लाल था। ये तो सचमुच दिव्य दंड लगता है। पुराने एंसेस्टर ने तो सबका नामो निशान मिटा दिया। धरती के गहरे नीचे मकबरे में बचे हुए सभी टॉम रॉबर और डॉयल उस लाल बिजली में उसी पल पूरी तरह समा जाते हैं। कुछ ही सेकंड में उनके शरीर राख बनकर चारों तरफ बिखर जाते हैं। जहां तक डॉयल की बात थी, वो खुद भी दाओइस्ट संप्रदाय की एक छोटी शाखा से संबंध रखता था। फिर भी उसने अपने ही एंसेस्टर की कब्र लूटने में साथ दिया। ऐसी मौत उसके लिए बिल्कुल उचित थी। जैसे ही हेवनली लाइटनिंग पूरी तरह समाप्त होती है, मेरे कानों में फिर से सिस्टम की आवाज गूंज उठती है। डिंग! बधाई हो प्लेयर, क्वेस्ट पूरी हुई। सभी टॉम रॉबरों का सफाया, रिवॉर्ड प्रदान किया गया। अनडाइंग कॉर्प्स इमॉर्टल आर्ट, 5 थंडर्स डिवाइन आर्ट। इसके बाद मैं हवा में कदम रखते हुए धीरे धीरे ढहे हुए मकबरे से बाहर निकल आता हूँ। आसमान में छाए थंडर क्लाउड अभी तक गायब नहीं हुए थे। उनके बीच अब भी बची हुई बिजली हल्के हल्के चमक रही थी। मेरे शरीर पर पहना ड्रैगन रोब और उसके अंदर का पर्पल रोब तेज हवा में जोर जोर से लहराने लगता है। उसी समय अनडाइंग कॉर्प्स इमॉर्टल आर्ट और 5 थंडर्स डिवाइन आर्ट दोनों मेरे शरीर के अंदर तेजी से एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगते हैं।
मेरी शक्ति पागलों की तरह बढ़ने लगती है और अगले ही पल मुझे साफ महसूस हो जाता है मेरे अंदर 2000 सालों से सोई हुई दाओइस्ट कल्टीवेशन अब धीरे धीरे फिर से जागने लगी थी। आखिर मैं सेलेस्टियल मास्टर वंश का असली उत्तराधिकारी था, इसलिए अपने जीवन काल में सीखी हुई सारी दाओइस्ट तकनीकें अब एक एक करके वापस लौट रही थी। और अब एक पुनर्जीवित जियांगशी होने की वजह से मैं सिर्फ अपनी पुरानी चरम कल्टीवेशन ही वापस हासिल नहीं कर सकता था, बल्कि जियांगशी की शक्तियों को दाओइस्ट दिव्य शक्तियों के साथ भी पूरी तरह मिला सकता था। इस तरह कॉप्स और दाओ एक हो जाएंगे। जब वो समय आएगा तो आगे की ऊंचाइयों तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा, मानो खुद स्वर्ग भी मेरा साथ दे रहा हो। इस विनम्र दाओइस्ट को अब ऐसा मार्ग मिल चुका था जो सीधे हेवनली दाओ की सर्वोच्च चोटी तक जाता था। अगर सही कल्टीवेशन तकनीक मिल जाए तो एक कॉप्स बॉडी भी अमरता का मार्ग प्राप्त कर सकती है और दाओ भी अपनी सबसे मूल अवस्था में लौट सकता है। उसी समय मेरे कानों में सिस्टम की आवाज फिर से गूंज उठती है। नई क्वेस्ट ट्रिगर हुई। शहर के दक्षिणी जलाशय पर एक विशाल गोस्ट डोमेन प्रकट हुआ है। उसके अंदर प्राइमोर्डियल इनसेंस का एक टुकड़ा मौजूद है। वहां जाओ और उसे अपने अंदर समाहित करो। रिवॉर्ड 36 इन ट्रांसफॉर्मेशंस, 7 नेल हेड स्वॉर्ड्स, पर्पल गोल्ड कल्टीवेशन मेथड। तुम्हारी पुरानी कल्टीवेशन का अतिरिक्त 10% और थंडर आर्ट बहाल होगी। यह सुनते ही मेरी आंखें चमक उठती है। ये तो मानो सोने का मौका खुद चलकर मेरे पास आ गया था। किलिंग इंटेंट और प्राइमोर्डियल यिन एसेंस दोनों ही इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी कल्टीवेशन संसाधन थे। अगर मैं इन्हें अपने अंदर समाहित कर लूं तो मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। उधर मकबरे के बाहर सब लोग देखते हैं कि मैं अचानक आसमान की तरफ उड़ने लगता हूँ। ये दृश्य देखते ही हर किसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कैसियन का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। बुरा हो गया, एंसेस्टर अब पहाड़ छोड़ के बाहरी दुनिया में जाने वाले हैं। टॉम रॉबर्ट तो पहले ही मारे जा चुके थे। नियमों के हिसाब से उनका बदला भी पूरा हो चुका था। अब तो एंसेस्टर को दोबारा शांति से विश्राम करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वे दुनिया की तरफ उड़ रहे थे। और यही बात सबसे बड़ी समस्या थी। ड्रैगन टाइगर माउंटेन पर हमेशा से एक भारी जिम्मेदारी रही थी। दाओ की रक्षा करना और दुष्ट शक्तियों पर नजर रखना, यही उनका पवित्र कर्तव्य था। लेकिन अब उनका अपना एंसेस्टर एक जियांगशी के शरीर में इस दुनिया में घूमने वाला था। यह ऐसी विडंबना थी जिसे स्वीकार करना बेहद मुश्किल था। कैसियन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर ऊंची आवाज में कहते हैं, एंसेस्टर कृपया रुक जाइए। आप इस संसार से विदा ले चुके हैं। आपको दोबारा इस दुनिया में कदम नहीं रखना चाहिए। आज इस अयोग्य वंशज को क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं आपको रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं उनकी आंखों में सीधे देखता हूँ। उनकी दृढ़ता देखकर मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे वंशजों में आज भी कोई इतना साहसी होगा, लेकिन अगले ही पल मैं अपना मुंह खोलता हूँ और एक जोरदार गर्जना करता हूँ। ऐसा लगता है मानो एक साथ हजारों बिजली की गर्जनाएं गूंज उठी हो। कैसियन पीछे हट जाओ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। आज इस पुराने एंसेस्टर की तुमसे लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए खुद मुसीबत मत बुलाओ। ये 5 थंडर्स डिवाइन आर्ट से जुड़ी एक विशेष तकनीक थी। उसका अतिरिक्त प्रभाव थंडर रोअर। मेरी आवाज गूंजते ही हवा तक फटने लगती है। भयंकर ध्वनि तरंगे चारों तरफ फैल जाती है। पास खड़े दर्जनों पेड़ उसी पल टुकड़ों में बिखर जाते हैं। पूरा इलाका फिर से गहरी खामोशी में डूब जाता है। लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ आवाज में इतनी भयानक ताकत, हर कोई पूरी तरह स्तब्ध था। ड्रैगन टाइगर माउंटेन के दाओइस्ट एक दूसरे की तरफ अविश्वास से देखने लगते हैं। ये आखिर कैसी अमर तकनीक है। उधर कैसियन दांत भींच लेते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, नहीं, मैं उन्हें यूं ही जाने नहीं दे सकता। अगर एंसेस्टर बाहरी दुनिया में चले गए तो कौन जानता है कि आगे क्या होगा। अगर उनसे नश्वर संसार पर कोई विपत्ति आ गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सोचते ही कैसियन तुरंत आदेश देते हैं, सब तैयार हो जाओ। 7 स्टार डिपर स्वॉर्ड एरे बनाओ। 1 दर्जन से भी ज्यादा दाओइस्ट एक साथ अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। रेड रोब और येलो रोब पहने दाओइस्ट सभी एक साथ अपनी जगह संभाल लेते हैं। उधर कैसियन भी अपनी निजी बाउंड स्वॉर्ड को बुलाते हैं। वही उनकी एग्जॉर्सिज्म स्वॉर्ड थी और उसी को पूरे स्वॉर्ड एरे का केंद्र बनाया जाता है। चारों तरफ स्वॉर्ड ची और स्वॉर्ड हार्ट की शक्ति एक दूसरे से जुड़ने लगती है, मानो आसमान के 7 स्टार्स एक सीध में आ गए हो। अगले ही पल पूरा 7 स्टार डिपर स्वॉर्ड एरे अनगिनत टूटते हुए उल्का पिंडों की तरह मेरी तरफ टूट पड़ता है। मेरी आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती है। मेरे ड्रैगन रूप के नीचे से एक ठंडी चमक निकलती है। मेरी एक्सॉर्सिज्म स्वॉर्ड अपने आप बाहर निकल आती है। उसी समय भयानक थंडर ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ जाती है। मैं गंभीर आवाज में कहता हूँ, प्योर एसेंस सेक्रेड आर्ट, न्यूबॉर्न स्ट्राइक की पहली तलवार। मैं सिर्फ एक बार तलवार चलाता हूँ, बस उसी एक वार में पूरा 7 स्टार डिपर स्वॉर्ड एरे उसी पल टूटकर बिखर जाता है। वहां मौजूद हर दाओइस्ट पीछे की तरफ उड़ जाता है। मेरी स्वॉर्ड ची ने उन्हें छुआ तक नहीं था। सिर्फ उसके दबाव से ही उनके शरीर के अंदर ची और खून बुरी तरह उथल पुथल मचाने लगते हैं। मैं हवा में हाथ बढ़ाता हूँ और मुट्ठी बंद कर देता हूँ। अगले ही पल कैसियन के एग्जॉर्सिज्म स्वॉर्ड भी उनके हाथ से छूटकर
सीधे मेरे हाथ में आ जाती है। अब ड्रैगन टाइगर माउंटेन की दोनों सेलेस्टियल मास्टर एग्जॉर्सिज्म स्वॉर्ड मेरे पास थी। ये देखकर कैसियन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। वो घबराकर चिल्ला उठते हैं, नहीं, मेरी तलवार। उधर पुलिस, मिया और लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी लोग अविश्वास में डूब जाते हैं। यही है पुराने एंसेस्टर की असली ताकत। एक ही वार में पूरा स्वॉर्ड एरे टूट गया। दोनों पक्षों के बीच का अंतर इतना विशाल था कि उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती थी। कैसियन का दिल कड़वाहट से भर जाता है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे इतनी आसानी से हार जाएंगे। सारी समझ के हिसाब से ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, फिर शांत स्वर में कहता हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता? अपने समय में ये 7 स्टार डीपर स्वॉर्ड एरे मैंने ही बनाया था और तुम मेरे ही बनाए एरे से मुझे रोकने चले थे। ये सुनते ही कैसियन बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उन्हें जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। घबराहट में वे ये बात भूल ही गए थे कि इस एरे का रचयिता खुद उनके सामने खड़ा है। मेरे सामने उस एरे की हर चाल पहले से खुली हुई थी। मैं कैसियन की तलवार वापस उनकी तरफ उछाल देता हूँ। वो सीधे उनके हाथ में आ गिरती है। मैं शांत स्वर में कहता हूँ, अपनी तलवार अपने पास ही रखो। इस विनम्र दाओइस्ट के पास अभी जरूरी काम है। तुम लोगों के साथ खेल खेलने का समय नहीं है। मेरी बात पूरी भी नहीं होती कि मेरा शरीर बिजली की एक चमक में बदल जाता है। अगले ही पल मैं दूर आसमान में गायब हो चुका था। सच कहूं तो इस वंशज के बारे में मेरी राय काफी अच्छी थी। जब मैं पहली बार उस मकबरे में जागा था तो सबसे पहले उसी ने बिना किसी झिझक के घुटने टेककर मुझे प्रणाम किया था। इससे साफ पता चलता था कि उसे आज भी बड़ों का सम्मान करना आता है। यहाँ तक कि जब उसके एंसेस्टर का रूप पूरी तरह बदल चुका था तब भी उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। और अभी जब मैं यहाँ से जाने लगा तो उसे अच्छी तरह पता था कि वो मुझे रोक नहीं पाएगा। फिर भी वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। ऐसा साहस सेलेस्टियल मास्टर की उपाधि रखने वाले इंसान के ही योग्य था, और उसके पर्पल गोल्ड रोब के भी। अगर ऐसा नहीं होता तो आज उसकी सेलेस्टियल मास्टर स्वॉर्ड भी मैं अपने पास रख लेता। उधर कैसियन अपने हाथ में वापस आई तलवार को देखते रह जाते हैं। उनके मन में अनगिनत भाव एक साथ उमड़ रहे थे। बुरी खबर यह थी कि एंसेस्टर के सामने आते ही उनकी तलवार उनसे छिन गई थी, लेकिन अच्छी खबर यह थी कि एंसेस्टर का उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उन्होंने तलवार भी वापस लौटा दी। कैसियन समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इस पूरी घटना को किस नजर से देखे। मेरे चले जाने के बाद पुलिस वाले आखिर राहत की सांस लेते हैं। उनमें से एक अधिकारी कैसियन से पूछता है, मास्टर कैसियन, अभी आपने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या आपको भी थंडर आर्ट नहीं आती? ये सुनते ही कैसियन उसे घूर कर देखते हैं, फिर झुंझला कर कहते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम चाहते हो कि मैं उनके खिलाफ थंडर आर्ट इस्तेमाल करूं? हमारे पुराने एंसेस्टर तो बिना किसी कोशिश के पूरे आसमान में बिजली बरसा सकते हैं। अगर मैं जरा सा भी थंडर आर्ट इस्तेमाल करने की हिम्मत करूं तो उसके जवाब में वो ऐसी हेवनली लाइटनिंग गिराएंगे जो पूरे आसमान को चीर कर रख देगी। अरे भाई, थंडर आर्ट की बात हो रही है। मैं ड्रैगन टाइगर माउंटेन का सिर्फ 77वीं पीढ़ी का सेलेस्टियल मास्टर हूँ और सामने संस्थापक पीढ़ी के तीसरे एंसेस्टर खड़े हैं। मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? वो तो सीधी आत्महत्या होगी। पुलिस कैप्टन कैसियन के पूरी तरह हारे हुए चेहरे को देखते हैं, फिर बेबसी से एक लंबी सांस छोड़ते हैं। अब उन्हें साफ समझ आ चुका था कि मामला बेहद गंभीर बन चुका है। ये एंसेस्टर जो अब जियांगशी बन चुके थे, उनकी ताकत कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब किसी को नहीं पता था वे आखिर गए कहाँ हैं। वे आगे निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आने वाले समय में मुसीबतें और बढ़ना तय था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अब कोई भी समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करता। पुलिस और ड्रैगन टाइगर माउंटेन दोनों तुरंत अलग अलग खोज अभियान शुरू कर देते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से मुझे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर मैं बिजली की एक चमक बनकर आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मेरे शरीर के चारों तरफ अब भी गाड़ी कॉप्स और फैली हुई थी। मैं कुछ पल के लिए रुकता हूँ, दिशा का अंदाजा लगाता हूँ, फिर पूरी रफ्तार से शहर के दक्षिणी हिस्से की तरफ उड़ पड़ता हूँ। इस समय तक सूरज पूरी तरह डूब चुका था। ड्रैगन टाइगर सिटी धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी। उधर शहर के दक्षिणी जलाशय के किनारे कुछ युवा कैंप लगाए हुए थे। वे सभी एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर थे। आज वे यहाँ जंगल में मछली पकड़ने वाली एक स्किट की शूटिंग करने आए थे। कहानी के मुताबिक उन्हें रात का दृश्य भी शूट करना था, इसीलिए उन्होंने वहीं कैंप लगाया और अंधेरा होने का इंतजार किया। लेकिन स्किट खत्म हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, फिर भी उनसे कैंप फायर जल ही नहीं रहा था। रात का खाना अब तक शुरू भी नहीं हो पाया था। टीम में मौजूद कई अच्छे कपड़े पहने इन्फ्लुएंसर अब बुरी तरह चिढ़ चुके थे। उधर आग जलाने की जिम्मेदारी संभाल रहा टाइलर भी परेशान होकर कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा, आज रात सच में कुछ गड़बड़ है। आग एक पल के लिए जलती है,
और अगले ही पल खुद ब खुद बुझ जाती है। एक पुरुष इन्फ्लुएंसर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वो भौहें सिकोड़कर उसके हाथ से लाइटर छीन लेता है। हटो, मैं जलाकर दिखाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं जला पाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं जला पाऊंगा। हमारे पास फायर स्टार्टर वैक्स भी है और अल्कोहल भी। अगर उसके बाद भी आग नहीं चली तो समझो तुम पूरी तरह निकम्मे हो। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो किसी की समझ से बाहर था। आग सिर्फ एक पल के लिए भड़कती है, फिर तुरंत छोटी होने लगती है और अगले ही सेकंड पूरी तरह बुझ जाती है। लकड़ियां पूरी तरह सूखी थी, उन्हें आसानी से जल जाना चाहिए था, लेकिन वे किसी भी हालत में आग नहीं पकड़ रही थी। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। आग जलने की हर शर्त पूरी थी, फिर भी आग नहीं जल रही थी। ये बिल्कुल भी समझ में आने वाली बात नहीं थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जैसे ही चांद बादलों के पीछे छिपा, उसी पल उनके पूरे कैंप के चारों तरफ एक विशाल घोस्ट डोमेन चुपचाप बन चुका था। डोमेन पूरा बनते ही जलाशय के आसपास की जमीन से अनगिनत वेद और प्रतिशोधी आत्माएं धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। वे सभी एक ही दिशा में बढ़ रही थी, सीधे उस कैंप की तरफ। असल में ड्रैगन टाइगर सिटी के बुजुर्ग इस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते थे। शहर का दक्षिणी जलाशय पहाड़ और पानी के बीच बसा हुआ था। फेंग शुई मास्टर प्राचीन समय से ही इसे बेहद शक्तिशाली जियोमेंटिक ऊर्जा वाली जगह मानते आए थे। बहुत पुराने समय में ये पूरा इलाका एक विशाल कब्रिस्तान था। बाद में यहीं एक शमशान बनाया गया। फिर उसके बाद सरकारी कब्रिस्तान भी यहीं स्थापित हुआ। समय बीतने के साथ जलाशय के आसपास का पूरा इलाका सुनसान पड़ गया। इसी वजह से स्थानीय लोग आमतौर पर इस जगह के आसपास भी नहीं जाते थे। लेकिन इन इन्फ्लुएंसरों को इस इतिहास के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि दक्षिणी जलाशय का नजारा बेहद खूबसूरत है और हाल के दिनों में ये जगह शॉर्ट वीडियो बनाने वालों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई है। काफी कोशिशों के बाद भी कैंप फायर किसी भी तरह जलने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार उनमें से कई लोग झुंझलाकर गालियां बड़बड़ाते हुए अपने अपने टेंट में जाकर आराम करने लगे। लेकिन जैसे ही वे टेंट के अंदर पहुंचे, चारों तरफ का माहौल अचानक बदल गया। चांदनी के नीचे अनगिनत भूतिया सफेद परछाइयां अचानक दिखाई देने लगी। वे धीरे धीरे सभी टेंटों को चारों तरफ से घेरने लगी। उधर एक टेंट के अंदर इन्फ्लुएंसर एजेंसी का मालिक मार्क्स बियांका के साथ रेड वाइन पीते हुए एक बिजनेस डील पर बात कर रहा था। लेकिन अगले ही पल उसे अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। ऐसा लगा मानो किसी भारी चीज ने उसके कंधों पर हाथ रख दिया हो। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और अगले ही पल डर के मारे उछल पड़ता है। उसे पता ही नहीं चला कि कब एक व्रत उसके कंधे पर आकर बैठ गया था। अगले ही सेकंड व्रत अपना खून जैसा लाल विशाल मुंह खोलता है और एक ही झटके में मार्क्स को पूरा का पूरा निगल जाता है। आ टेंट के अंदर से तुरंत दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठती है। बियांका वही डर के मारे अपने कपड़ों में ही पेशाब कर देती है। उसकी आंखों के सामने मार्कस को जिंदा निगल लिया गया था। वो बिना एक पल गवाए मुड़कर टेंट से बाहर भागती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसके कदम उसी जगह जम जाते हैं, क्योंकि पूरे कैंप के आसपास पहले से ही अनगिनत व्रत जमा हो चुके थे। और जैसे ही उनकी नजर बियांका पर पड़ती है, सब उसे ऐसे घूरने लगते हैं मानो उनके सामने कोई शानदार दावत रख दी गई हो। अगले ही पल वे सभी एक साथ उसकी तरफ झपट पड़ते हैं। उनका इरादा उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाने का था। ठीक उसी समय जब बियांका टुकड़े टुकड़े होने ही वाली थी, आसमान से एक गहरी लाल रोशनी नीचे उतरती है। उस रोशनी के बीच क्रिम्सन क्वीन प्रकट होती है। वो खून जैसे लाल वस्त्र पहने हुई एक घोस्ट सॉवरेन थी। उसकी बाहों में एक व्रत शिशु भी था। उसके तुरंत बाद एक और घोस्ट सॉवरेन वहां प्रकट होता है, यूनिक किंग। उसके शरीर से निकलने वाली यिन ऑरा क्रिम्सन क्वीन से भी कहीं ज्यादा भारी थी। उसने छिंग राजवंश के यूनिक अधिकारियों जैसे वस्त्र पहन रखे थे। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कोई बड़ा यूनिक अधिकारी निरीक्षण पर निकला हो। उसके एक हाथ में सफेद औपचारिक फ्लाई विस्क था। जैसे ही उसने सामने का दृश्य देखा, वो गुस्से से गरज उठा, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? हमारा खाना छीन रहे हो। उनकी महिमा और हमारी लेडी ने अभी तक भोजन भी नहीं किया और तुम जैसे घटिया व्रत पहले ही खाने बैठ गए। दोनों घोस्ट सावरन के आते ही पूरा इलाका एकदम शांत हो जाता है। सभी व्रत एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आखिरकार वे चुपचाप अपनी पकड़ में आए सभी इन्फ्लुएंसरों को उठाकर दोनों घोस्ट सावरन के सामने भेंट की तरह पेश कर देते हैं। क्रिम्सन क्वीन संतुष्ट होकर हल्का सा सिर हिलाती है। फिर वो उनमें से सबसे गोरी चमड़ी वाली लड़की को चुन लेती है। वो उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगती है। फिर अपनी जीभ निकालकर उसका स्वाद चखती है। लेकिन अगले ही पल उसकी भौहें जोर से सिकुड़ जाती है। थू! वो तुरंत सब कुछ थूक देती है। फिर घृणा से कहती है, ये क्या है? ये आखिर किस चीज का स्वाद था? असल में वो उस लड़की की जीवित यांग ऊर्जा का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह में तो फाउंडेशन मेकअप भर गया था। अब उस लड़की के चेहरे का ज्यादातर मेकअप चाट कर उतर चुका था और उसके नीचे छिपा असली चेहरा पूरी तरह दिखाई देने लगा। ये देखकर
पास खड़ा यूनिक किंग भी चौंक जाता है। ये कैसी जादूगरी है? पहले और बाद के चेहरे में जमीन आसमान का फर्क है। वो अभी उस लड़की को इतना मोटा मेकअप लगाने के लिए डांटने ही वाला था कि तभी क्रिम्सन क्वीन की गोद में पड़ा वृद्ध शिशु अचानक जोर जोर से रोने लगता है। उसे पास ही मौजूद जीवित यांग ऊर्जा की गंध मिल चुकी थी। वो अपना मुंह पूरा खोल देता है। उसके अंदर सुई जैसे नुकीले छोटे छोटे दांत साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी तीखी चीख इतनी डरावनी थी कि सुनने वाले का दिमाग तक सुन्न हो जाए। बाकी बचे सभी इन्फ्लुएंसर डर के मारे कांपने लगते हैं। उनके पैरों के नीचे फिर से पेशाब फैल जाता है। ये देखकर दोनों गोस्ट सॉवरेन साफ तौर पर चिढ़ जाते हैं। तुम्हें बस खाना ही सूझता है, खाना खाना और बस खाना। ठीक है, लो पहले इसे ही खा लो। क्रिम्सन क्वीन वृद्ध शिशु की गर्दन पकड़कर उसे उसकी कपड़े की पोटली से बाहर खींच लेती है। वो उसे बिल्कुल किसी खिलौने की तरह बेपरवाही से उठाए हुए थी, लेकिन उस वृद्ध शिशु को जरा भी दर्द नहीं होता। उल्टा वो जोर से मुस्कुराने लगता है और खिलखिलाकर हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो दोनों किसी बेहद अजीब और डरावने खेल का मजा ले रहे हो। उधर घोस्ट डोमेन की सीमा के बाहर मैं पहले ही दक्षिणी जलाशय के ऊपर पहुंच चुका था। मैं हवा में खड़ा था, मानो धरती और आसमान के बीच ठहर गया हूँ। मेरे नीचे गाढ़ी इन ऊर्जा पूरे इलाके में स्थिर होकर फैली हुई थी। मैं अपनी स्पिरिचुअल आई खोलता हूँ। मेरी सुनहरी जियांशी दृष्टि नीचे की तरफ फैल जाती है और काले धुएं के भीतर छिपी हर चीज एक पल में साफ दिखाई देने लगती है। नीचे अनगिनत व्रत पूरे इलाके में फैले हुए थे और उनमें 3 घोस्ट सावरेन सबसे अलग दिखाई दे रहे थे। इतनी शुद्ध यिन ऊर्जा एक जियांशी के शरीर के लिए सर्वोच्च पोषण से कम नहीं थी। मेरे लिए ये तीनों घोस्ट सॉवरेन ऐसे थे मानो सामने 3000 साल पुराने जिनसिंग रखे हों। बेहद दुर्लभ और सबसे उत्तम भोजन। मैं बिना हिचकिचाए एक कदम आगे बढ़ाता हूँ और सीधे घोस्ट वुमेन के अंदर उतर जाता हूँ। उसी समय जब वृद्ध शिशु उस इन्फ्लुएंसर को काटने ही वाला था, आसमान से अचानक एक तीखी चीरती हुई आवाज गूंजती है। अगले ही पल गाड़ी काली कॉप्स ऑरा से घिरी एक आकृति सीधे आसमान से नीचे गिरती है। वो अपने बल पर घोस्ट डोमेन के काले धुंध वाले अवरोध को चीरते हुए भीतर प्रवेश कर जाती है। मेरे अचानक प्रकट होते ही वहां मौजूद अनगिनत वृत्त एक साथ छिटक जाते हैं। पूरा घोस्ट डोमेन स्तब्ध रह जाता है। ये आखिर क्या चीज है? इसने डोमेन की बाधा को सीधे तोड़ दिया। ये किस तरह का राक्षस है? यहाँ तक कि तीनों घोस्ट सावरेन भी पहली नजर में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। आखिर जिस अवरोध को मैंने तोड़ा था वो कोई साधारण अवरोध नहीं था। वो काला धुंध वाला अवरोध सबसे सघन यिन ऊर्जा से बना हुआ था। अपनी प्रकृति के अनुसार उसे तोड़ पाना लगभग असंभव माना जाता था। वो आम जीवित इंसानों को तो आसानी से अंदर बाहर जाने देता था, लेकिन जैसे जैसे घोस्ट डोमेन बड़ा होता जाता वैसे वैसे उसके भीतर की यिन ऊर्जा भी बढ़ती जाती और उसी के साथ उसका अवरोध भी और मजबूत होता जाता। दक्षिणी जलाशय जितने विशाल घोस्ट डोमेन को ड्रैगन टाइगर माउंटेन का कोई येलो रोप दावाइस्ट या माउंट माओ का कोई रेड रोप ग्रैंड मास्टर भी शायद इतनी जल्दी तोड़ नहीं पाता, लेकिन मैंने तो उसे सिर्फ एक ही चाल में चीर कर रख दिया। अब सभी व्रथों की नजर आसमान से उतरती मेरी आकृति पर टिक चुकी थी। मेरे पूरे शरीर पर गाढ़ी कॉर्प्स ऑरा फैली हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि मैं एक जियांशी हूँ। और सबसे चौंकाने वाली बात, मैंने ब्लैक ड्रैगन रोब पहन रखा था। जैसे ही यूनिक किंग की नजर उस ड्रैगन रोब पर पड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अपने पिछले जीवन में वो छिंग राजवंश का मुख्य यूनिक अधिकारी था और उसे सबसे ज्यादा गर्व सम्राट और महारानी की सेवा करने पर था। लेकिन अब एक जियांशी उसकी आंखों के सामने ड्रैगन रोब पहनकर खड़ा था। वो तुरंत गुस्से से गालियां बरसाने लगता है। उधर क्रिम्सन क्वीन की आंखें सिकुड़ जाती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी नजर मेरी पीठ पर बंधी लंबी तलवार पर जाती है, फिर ड्रैगन रोब के नीचे झलकते दूसरे वस्त्र पर। वो अपनी दृष्टि कपड़ों की परतों के आर पार ले जाती है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर कांप उठता है। ये ड्रैगन टाइगर माउंटेन का पर्पल रोब है। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। उसने अपने जीवन में कई व्रत देखे थे, जियांशियों से भी लड़ाई की थी, लेकिन ड्रैगन टाइगर माउंटेन का एक सेलेस्टियल मास्टर जो मरने के बाद जियांशी बन गया हो, ऐसा अस्तित्व उसने पहले कभी नहीं देखा था। ड्रैगन टाइगर माउंटेन का एक सेलेस्टियल मास्टर जो मरने के बाद जियांशी बन गया हो, ऐसा अस्तित्व आखिर किसने कभी देखा था? और अगर मैं सचमुच ड्रैगन टाइगर माउंटेन का सेलेस्टियल मास्टर हूँ, तो घोस्ट डोमेन की बाधा को एक ही वार में तोड़ देना कोई हैरानी की बात भी नहीं थी। जैसे ही क्रिम्सन क्वीन मेरी असली पहचान समझती है, उधर यूनिक किंग पहले ही आदेश दे चुका था, अपने अधीन मौजूद सभी व्रेथों को इकट्ठा करो, इस घुसपैठिए को टुकड़े टुकड़े कर दो। उसके आदेश के साथ ही अनगिनत व्रेथ एक साथ भयानक गर्जना करते हुए मेरी तरफ टूट पड़ते हैं। क्रिम्सन क्वीन उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। इतने विशाल व्रेथों के झुंड को अपनी तरफ आते देखकर भी मेरे मन में हल्की सी लहर तक नहीं उठी। मैं बस अपने सूखे जियांशी हाथ की उंगलियां
हल्के से हवा में घुमाता हूँ। अगले ही पल हमारे सामने एक बैंगनी थंडर टैलिस्मान बन जाता है। इसे देखते ही क्रिम्सन क्वीन की आंखें सिकुड़ जाती है। क्या ये सेलेस्टियल मास्टर की थंडर आर्ट है? किंवदंतियों में एक सर्वोच्च थंडर तकनीक का उल्लेख मिलता था, जिसकी मंत्र विधि हेवन पियर्सिंग तकनीक कहलाती थी। सिर्फ वही व्यक्ति जिसकी टैलिस्मान कला सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी हो, खाली आकाश के पार से ही सीधे अपने लक्ष्य को वश में कर सकता था, और उसकी शक्ति साधारण तकनीकों से कई गुना अधिक होती थी। लेकिन ड्रैगन टाइगर माउंटेन की हेवन पियर्सिंग तकनीक तीसरे एंसेस्टर की पीढ़ी के बाद ही लुप्त हो चुकी थी, और अब वो फिर से दुनिया में दिखाई दे रही थी। ये सचमुच अविश्वसनीय था। उधर यूनिक किंग के आदेश पर अनगिनत वैद्य एक साथ मेरी तरफ झपट पड़ते हैं। उसी समय मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंज उठती है। नई क्वेस्ट ट्रिगर हुई। घोस्ट डोमेन के भीतर मौजूद सभी वृत्तों का सफाया करो। क्वेस्ट पूरी होने पर रिवॉर्ड 36 यीन ट्रांसफॉर्मेशंस, विंड एंड रेन मास्टरी, मायरियड सोल्स बैनर का एक टुकड़ा, साथ ही 3 अतिरिक्त रिवॉर्ड। ये सुनते ही मेरे होठों के किनारे हल्की सी मुस्कान उभर आती है। तो फिर आगे जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। अगले ही पल मैं एक साधारण इशारे से अपने हाथ में एक और थंडर टैलिस्मान था। इस बार वो थंडर चेजिंग टैलिस्मान था। मैं बिना आवाज निकाले मन ही मन उसका मंत्र पढ़ता हूँ, और अगले ही क्षण उस टैलिस्मान की शक्ति फूट पड़ती है। बैंगनी बिजली की अनगिनत धाराएं चारों दिशाओं में फैल जाती है। जहां जहां वो बिजली पहुंचती है, वहां वहां व्रत एक पल में चिथड़े चिथड़े होकर नष्ट हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद मैं गहरी सांस अंदर खींचता हूँ। उनके शरीरों के भीतर मौजूद सबसे शुद्ध घोस्ट ऊर्जा सीधे मेरी तरफ खींचने लगती है, और एक ही झटके में सब मेरे शरीर के अंदर समा जाती है। ये दृश्य देखकर बाकी बचे व्रतों की बची खुची हिम्मत भी टूट जाती है। एक ऐसा जियांशी जो थंडर आर्ट इस्तेमाल कर सकता हो, भूतों के लिए उससे बड़ा दुस्वप्न कोई नहीं था। पूरा घोस्ट डोमेन अफरा तफरी में बदल जाता है। व्रत डर के मारे चीखते हुए हर दिशा में भागने लगते हैं। उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था कि जिसे वे कुछ क्षण पहले मिलकर घेर रहे थे, वो देखते ही देखते एक अजेय दानव बन चुका था। मैं हल्के से हंस पड़ता हूँ। अफसोस, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस विनम्र दाओइस्ट की थंडर आर्ट से बचकर भाग जाओगे? सभी प्राणी समान हैं। आज तुम में से एक भी जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं एक बार फिर हाथ लहराता हूँ। इस बार एक और थंडर टैलिस्मान प्रकट होता है। ये था थंडर पर्जिंग टैलिस्मान। अगले ही पल पूरा घोस्ट डोमेन लगातार गूंजते मंत्रों से भर जाता है, और अंत में अनुष्ठान का अंतिम आदेश पूरा होते ही धड़ा टैलिस्मान विस्फोट कर देता है। इसकी शक्ति अभी वाले थंडर चेजिंग टैलिस्मान से कई गुना अधिक भयानक थी। चारों तरफ फैलती थंडर लाइट पूरे घोस्ट डोमेन को दिन की तरह उजला बना देती है। जो सैकड़ों व्रत किसी तरह भागने की कोशिश कर रहे थे, वे उसी जगह बिना कोई निशान छोड़े भस्म हो जाते हैं। उस बिजली के महासागर से एक भी व्रत बचकर नहीं निकल पाता। उधर जैसे जैसे मैं भारी मात्रा में शुद्ध घोस्ट ऊर्जा अपने अंदर समाहित करता हूँ, वैसे वैसे मेरे कॉर्प्स शरीर का मांस धीरे धीरे फिर से जीवंत होने लगता है। मेरे पूरे शरीर में एक ऐसी तृप्ति की अनुभूति फैलने लगती है जिसे शब्दों में बयान करना लगभग असंभव था। ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर का हर हिस्सा इस शक्ति से भर चुका हो। वो एहसास वाकई अद्भुत था। उधर कुछ दूरी पर खड़े तीनों घोस्ट सॉवरेन पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। यूनिक किंग कांपते हुए अपनी उंगलियां मोड़ता है। उसका पूरा शरीर सिर से पैर तक थरथरा रहा था। ये आखिर है क्या? ये जियांशी है या दाओइस्ट? एक जियांशी थंडर आर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकता है? क्या हम सबकी आंखें धोखा खा रही है? ये तो पूरी तरह बेतुकी बात है। नहीं, ये तो बेतुकापन भी पार कर चुकी है। उसके बगल में क्रिम्सन क्वीन के दिल में भी सिहरन दौड़ जाती है। उसी पल उसके मन में भाग जाने का विचार पैदा हो जाता है। वो साफ महसूस कर सकती थी कि इस चियांशी से कैसी भयावह शक्ति निकल रही थी, और उसके भीतर मौजूद थंडर आर्ट एक ऐसी रहस्यमयी आभा बिखेर रही थी जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी असंभव था। ये प्राचीन जियांशी चाहे तो उंगलियां चटकाकर पूरे घोस्ट डोमेन का अस्तित्व मिटा सकता था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, फिर बेहद धीमी आवाज में कहती है, इसके कपड़े और इसके दिव्य आर्टिफैक्ट देखकर ये निश्चित रूप से ड्रैगन टाइगर माउंटेन का कोई प्राचीन एंसेस्टर है जो दोबारा जीवित हुआ है। इस हालत में अगर कोई 5000 साल पुराना घोस्ट एम्परर भी यहाँ आ जाए तो पहले उसे भी 2-4 थप्पड़ खाने पड़ेंगे। यहाँ तक कि अगर ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस भी इसके सामने आ जाए तो उन्हें भी पहले पूरे सम्मान के साथ प्रणाम करना पड़ेगा, और उसके बाद भागना ही बेहतर होगा। मैं तो पहले ही चलती हूँ, अलविदा। क्रिम्सन क्वीन का पहले भी ड्रैगन टाइगर माउंटेन से सामना हो चुका था। उसे वहां के सेलेस्टियल मास्टर्स की वंश परंपरा के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसलिए अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि मेरे सामने खड़ा ये जियांशी ड्रैगन टाइगर माउंटेन का कोई प्राचीन सेलेस्टियल मास्टर ही था जो मरने के बाद दोबारा जाग उठा था। वो किसी भी कीमत पर बाकी सबके साथ मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो तुरंत वहां से निकलने का फैसला कर लेती है। लेकिन गठबंधन का ख्याल रखते हुए जाने से पहले वो व्रत शिशु और यूनिक किंग को भी चेतावनी देती है। फिर बिना एक बार भी पीछे देखे
सीधे भाग निकलती है। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, मेरे साथ ही मर जाएं तो मर जाएं, बस मैं बच जाऊं। इतना कहकर उसका शरीर लाल रोशनी में बदल जाता है और अगले ही पल वो पूरी तरह गायब हो जाती है। उधर यूनिक किंग और वृत शिशु एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ड्रैगन टाइगर माउंटेन का पुनर्जीवित इंसेस्टर। अब समझ आया ये थंडर आर्ट क्यों इस्तेमाल कर सकता है। एक पर्पल रोब सेलेस्टियल मास्टर जो मरने के बाद जियांगशी बन गया हो और ऊपर से थंडर आर्ट का भी मास्टर हो। अगर किसी घोस्ट एम्परर का भी इससे सामना हो जाए तो उसे भी इसे मास्टर कहकर सम्मान देना पड़ेगा। ये सोचते ही दोनों एक पल भी रुकना सही नहीं समझते। उनके शरीर काली रोशनी की दो धाराओं में बदल जाते हैं और पूरी रफ्तार से भागने लगते हैं। उसी समय मुझे उनके भागने का इरादा महसूस हो जाता है। मेरी सुनहरी आंखें तुरंत चमक उठती है। मैं बिना किसी दया के तीनों भागते हुए घोस्ट सावरेन पर अपनी नजर जमा देता हूँ। उसी पल मेरे कानों में सिस्टम की आवाज फिर से गूंजती है। नई क्वेस्ट जारी हुई। भागते हुए सभी घोस्ट सॉवरेन को रोककर उन्हें परास्त करो और जीवित पकड़ो। क्वेस्ट पूरी होने पर रिवॉर्ड 36 यिन ट्रांसफॉर्मेशंस, यिन योंग रिवर्सल, मायरियड सोल्स बैनर के 3 अतिरिक्त टुकड़े, साथ ही एक सोल शैकलिंग चेन। मैं धीरे से सिर उठाकर भागते हुए उन तीनों घोस्ट सावरेन को देखता हूँ। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आती है। तुम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। अगले ही पल मेरे पीछे अचानक सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। हवा में एक विशाल सुनहरी अवतार प्रकट हो जाता है। वो दाओइस्ट परंपरा के 6 डिंग जनरल्स में से एक था। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक हथेली का वार करता हूँ। उसी क्षण वो विशाल सुनहरी अवतार भी बिल्कुल वही हरकत दोहराता है। उसकी गूंजती हुई प्रचंड हथेली एक एक करके तीनों घोस्ट सॉवरेन को सीधे आसमान से नीचे पटक देती है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तीनों जमीन पर बुरी तरह आ गिरते हैं। उनके कानों में तेज भनभनाहट गूंज रही थी और सिर पूरी तरह चकरा चुके थे। क्रिम्सन क्वीन किसी तरह उठकर बैठती है, फिर कड़वी हंसी हंसते हुए कहती है, हम सब दानव और भूत ही तो है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई कॉप्स है और कोई आत्मा। फिर हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने? हमें तो एक ही पक्ष में होना चाहिए। मैं उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखता हूँ, फिर बर्फ जैसी आवाज में कहता हूँ, तुम खुद को मेरे समान पक्ष का कहने लायक समझते हो? इतनी बड़ी गलतफहमी मत पालो। मैं ठंडी नजर से उन तीनों को देखते हुए कहता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका देता हूँ। अभी इसी वक्त आत्मसमर्पण कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन अगर इस दया को ठुकराने की मूर्खता की, मेरी बात खत्म होने से पहले ही मेरे पूरे शरीर के चारों तरफ थंडर ऊर्जा उग्र रूप से उबलने लगती है। अभी तक जो बैंगनी बिजली चमक रही थी वो अब सिकुड़कर चमकदार चांदी जैसी सफेद बिजली में बदल जाती है। सफेद बिजली थंडर आर्ट के दूसरे विकास चरण का प्रतीक थी। उसकी शक्ति बैंगनी बिजली से कई गुना अधिक भयावह थी। उस सफेद बिजली का दबाव महसूस करते ही क्रिम्सन क्वीन का चेहरा काला पड़ जाता है। वो दांत भींच कर कहती है, तुम सोचते हो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगी? सपने देखते रहो। वो तुरंत अपने दोनों साथियों की तरफ मुड़कर फुसफुसाती है, अभी हम तीनों अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला करेंगे। चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हम तीनों को एक साथ नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि बगल में खड़ा यूनिक किंग अपना फ्लाई विस्क उठाकर पूरी योजना का वहीं अंत कर देता है। वो शांत स्वर में कहता है, अगर लड़ना है तो तुम खुद लड़ो। ये सेवक नहीं लड़ेगा। आज से आप ही इस सेवक के नए स्वामी हैं। ये सुनते ही क्रिम्सन क्वीन का गुस्सा फूट पड़ता है। तुमने अभी लड़ाई शुरू भी नहीं की और पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। क्या तुम अब भी खुद को घोस्ट सॉवरेन कहने लायक हो? तुम तो हम सबके लिए शर्म हो। यूनिक किंग उसकी तरफ आंखें घुमाकर देखता है, फिर बेपरवाही से कहता है, उसने एक ही थप्पड़ में हम तीनों को आसमान से नीचे गिरा दिया तो दूसरे थप्पड़ में हम तीनों को पूरी तरह खत्म भी कर सकता है। यूनिक किंग को अपनी औकात अच्छी तरह पता थी। उसे अपने बारे में कोई भ्रम नहीं था। अभी कम से कम आत्मसमर्पण करने का मौका तो है, लेकिन अगर लड़ाई सच में शुरू हो गई तो शायद उसके बाद आत्मसमर्पण करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो सबसे पहले सम्मान से हाथ जोड़ता है, फिर मेरे सामने आकर सिर झुका देता है, मानो कोई वफादार सेवक अपने स्वामी के सामने खड़ा हो। मैं संतुष्टि से उसकी तरफ देखता हूँ। यूनिक किंग तुरंत आदर पूर्वक पूछता है, स्वामी, क्या ये सेवक जान सकता है कि अपने जीवन काल में आप ड्रैगन टाइगर माउंटेन की किस पीढ़ी के सेलेस्टियल मास्टर थे और आपके शरीर पर पहना ये ड्रैगन रोब? मैं शांत स्वर में उत्तर देता हूँ, ये विनम्र दाओइस्ट ड्रैगन टाइगर माउंटेन का तीसरा एंसेस्टर था। बाद में सम्राट शुआनमू ने मुझे परफेक्टेड लॉर्ड ऑफ हेवनली क्लैरिटी एंड इल्यूमिनेशन की उपाधि प्रदान की। पूर्वी हान राजवंश के अंतिम काल में प्रधानमंत्री काओ और हान सम्राट ने मुझे दक्षिण को शांत करने वाला जनरल नियुक्त किया। साथ ही मुझे असंख्य परिवारों पर अधिकार भी प्रदान किया गया और ये ड्रैगन रोब मुझे स्वयं शाही दरबार ने प्रदान किया था। ये सुनते ही यूनिक किंग की आंखें सम्मान से चमक उठती है। वाह, ये तो छिंग राजवंश के किसी भी पद से कहीं ऊंचा दर्जा है। उसकी आंखों में अब सिर्फ श्रद्धा थी। वो तुरंत मुड़कर क्रिम्सन क्वीन और वृत शिशु की तरफ देखता है, फिर ऊंची आवाज में कहता है, तुम दोनों भी
अभी आत्मसमर्पण कर दो। तुमने इनके दिव्य सम्मान का अपमान किया है, इसलिए अगर ये सेवक पुरानी दोस्ती भूल जाए तो मुझे दोष मत देना। इस बार मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकूंगा। क्रिम्सन क्वीन और वृद्ध शिशु दोनों उसे घृणा से देखते हैं। सेवक आखिर सेवक ही रहता है। मौका मिलते ही पक्ष बदल लिया। क्रिम्सन क्वीन अपने नुकीले पंजे बाहर निकालती है। एक ही पल में वे लंबे और उस्तरे जैसी धार वाले पंजों में बदल जाते हैं। वो सीधे मेरी तरफ झपट पड़ती है। उसी समय वृद्ध शिशु भी एक तीखी चीख मारता है और मेरी तरफ हमला कर देता है। ये देखकर यूनिक किंग तुरंत अपना फ्लाई व्हिस्क आगे घुमाता है। वो बिना हिचकिचाए अपने नए स्वामी की रक्षा करने के लिए मेरे सामने आ खड़ा होता है। उधर वृद्ध शिशु लगातार डरावनी चीखें निकालते हुए मकड़ी की तरह जमीन से चिपककर बेहद तेजी से मेरी तरफ रेंगता हुआ झपटता है। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। मैं बस उस छोटे से वृद्ध शिशु को देख रहा था जो खुद चलकर मेरी मौत नहीं, अपनी मौत के दरवाजे तक आ पहुंचा था। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने तुरंत हाथों से एक मुद्रा बनाई और धीमे स्वर में कहा, गोल्डन लाइट मुद्रा, स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यमय आदि पुरुष। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर से अनगिनत सुनहरी किरणें फूट पड़ती है। वो पल भर में मेरे चारों तरफ एक अटूट सुनहरी प्रकाश कवच बना देती है। वृद्ध शिशु को जब सामने अचानक ये अवरोध दिखाई देता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी रफ्तार रोक ही नहीं पाता। धड़ाम, उसका चेहरा सीधे गोल्डन लाइट बैरियर से टकरा जाता है। अगले ही पल उसके चेहरे का आधा हिस्सा वहीं पिघल जाता है। घना सफेद धुआं उठने लगता है। चारों तरफ चट 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 की आवाज गूंजने लगती है। वृद्ध शिशु दर्द से लगातार चीखने लगता है। उसे देखकर मैं हल्का सा हंसता हूँ, फिर सिर हिलाकर कहता हूँ, मुझसे भागना चाहता था। मैं अपना काला पंजे जैसा हाथ आगे बढ़ाता हूँ और एक ही झटके में उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता हूँ। मैं उसके टेढ़े मेढ़े रोते हुए चेहरे को देखता हूँ, फिर ठंडी आवाज में कहता हूँ, अगर एक आवाज और निकाली तो तुम्हारे सारे दांत एक एक करके उखाड़ दूंगा। ये सुनते ही वृद्ध शिशु तुरंत चुप हो जाता है। अब वो मेरे हाथ में एक असहाय चूजे की तरह लटका हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो छूटने की कोशिश नहीं करना चाहता था। असल बात ये थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जिस पल उसने हल्का सा भी हिलने की कोशिश की, उसे मेरी हथेली से निकलती भयानक थंडर ऊर्जा महसूस हो गई। संदेश बिल्कुल साफ था, जरा सा भी हिले तो इसी जगह भून दिया जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम 5 थंडर्स डिवाइन आर्ट से भी ज्यादा मजबूत हो तो कोशिश करके देख लो। बस उसके बाद वृद्ध शिशु बिल्कुल स्थिर हो गया। उसने आवाज निकालने तक की हिम्मत नहीं की। उधर क्रिम्सन क्वीन ये सब देखकर अंदर ही अंदर बुरी तरह झुंझला रही थी। एक तरफ यूनिक किंग बीच लड़ाई में ही पक्ष बदल चुका था और दूसरी तरफ वृद्ध शिशु एक ही पल में पकड़ लिया गया। बेकार, पूरी तरह निकम्मे साथी। वो मन ही मन गुस्से से उन्हें कोसती है। अगले ही पल वो अपनी पूरी शक्ति छोड़ देती है। घोस्ट सॉवरेन स्तर की भयावह आभा चारों दिशाओं में फैल जाती है। उसके आसपास हत्या की मंशा से भरा एक बर्फीला क्षेत्र बन जाता है। ये देखकर मैं हल्का सा भौं उठाता हूँ। इस क्रिम्सन क्वीन में सचमुच क्षमता है। वो यूनिक किंग और वृद्ध शिशु दोनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। रेतों के बीच वो वास्तव में सबसे अलग थी। मैं हाथ से स्वॉर्ड मुद्रा बनाता हूँ, फिर शांत स्वर में कहता हूँ, यूनिक किंग पीछे हट जाओ। ये सुनते ही यूनिक किंग बिना एक पल गवाए पीछे हट जाता है। वैसे भी लगातार लड़ते लड़ते वो काफी थक चुका था। मैं बस हल्के से हाथ घुमाता हूँ। अगले ही पल सेलेस्टियल मास्टर की एग्जॉर्सिज्म स्वॉर्ड अपने आप म्यान से बाहर निकल आती है। मैं हवा में एक स्वॉर्ड अवेकनिंग टेलिस्मान बनाता हूँ और उसकी शक्ति सीधे पवित्र तलवार में प्रवाहित कर देता हूँ। अगले ही पल तलवार पूरे घोस्ट डोमेन में घूम जाती है। वो अंधकार को चीरती हुई रोशनी की एक लकीर जैसी दिखाई देती है। जहां जहां तलवार गुजरती है, वहां वहां मौजूद वृद्ध उसी पल राख बन जाते हैं। कुछ ही क्षणों में घोस्ट डोमेन के भीतर बचा हुआ हर एक वृत्त पूरी तरह समाप्त हो जाता है। फिर उड़ती हुई तलवार घूमकर वापस आती है। उसकी नोक सीधे क्रिम्सन क्वीन की तरफ टिक जाती है। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो या फिर मर जाओ। तलवार से निकलती बर्फ जैसी धारदार ऊर्जा महसूस करते ही क्रिम्सन क्वीन के पूरे शरीर पर ठंडा पसीना छूट जाता है। अब उसके मन में विरोध करने का एक भी विचार नहीं बचा था। ये तलवारबाजी उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर इन्होंने शुरुआत में ही ये तलवार निकाली होती तो मैं बहुत पहले ही आत्मसमर्पण कर देती। अगले ही पल क्रिम्सन क्वीन बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ जाती है। वो सिर झुकाकर कहती है, मैं आपको अपना स्वामी मानने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मैं अपनी नजर नीचे करता हूँ। अब भी वृद्ध शिशु मेरी पकड़ में लटका हुआ था। मैं उड़ती हुई तलवार वापस बुलाता हूँ, फिर उसे वृद्ध शिशु के पीछे मंडराने देता हूँ। उसकी नोक सीधी उसके सिर पर टिकी हुई थी। ये देखकर वृद्ध शिशु का चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। वो घबराकर चिल्लाता है, ठीक है, मैं भी आत्मसमर्पण करता हूँ। स्वामी, मुझसे गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ, आज से मैं पूरी तरह आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहते ही तीनों घोस्ट सॉवरेन पूरी तरह मेरे अधीन हो जाते हैं। उसी समय मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंज उठती है, डिंग, क्वेस्ट पूरी हुई।
सिस्टम एक एक करके सभी रिवॉर्ड मुझे प्रदान कर देता है। मैं तुरंत विंड एंड रेन मास्टरी और यिन यांग रिवर्सल, इन दोनों शक्तिशाली तकनीकों को अपने अंदर समाहित कर लेता हूँ। उनकी शक्ति को पूरी तरह आत्मसात करने के बाद मैं 36 इन ट्रांसफॉर्मेशंस की इन दोनों तकनीकों में पूर्ण महारत हासिल कर लेता हूँ। पहले से मौजूद बीन सोल्जर स्पेल और 7 नेल हेड स्वॉर्ड्स को मिलाकर अब मेरे पास 36 इन ट्रांसफॉर्मेशंस की कुल 4 तकनीकें आ चुकी थी। साथ ही मैंने मायरियड सोल्स बैनर के 6 टुकड़े भी इकट्ठा कर लिए थे और इसके अलावा मुझे एक सोल शैकलिंग चेन भी मिली। मैं उसे अपने हाथ में उठाकर ध्यान से देखने लगता हूँ। वो एक काली लोहे की जंजीर थी जिस पर अंडरवर्ल्ड की खून जैसी लाल आत्मा बांधने वाली रहस्यमयी मंत्र लिपियां खुदी हुई थी। उसे हाथ में लेकर मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि उसे वापस रखूं। अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये वस्तु सिर्फ अंडरवर्ल्ड में ही इस्तेमाल की जाती है। यहाँ तक कि साधारण घोस्ट कैचर भी ऐसी जंजीर आसानी से हासिल नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक अनमोल खजाना था। जिस किसी दानव या आत्मा को इस सोल शैकलिंग चेन से बांध दिया जाए उसके लिए आजाद होना लगभग असंभव था। कुछ मामलों में इसकी शक्ति ड्रैगन टाइगर माउंटेन के टेलिस्मान से भी अधिक थी। सभी रिवॉर्ड लेने के बाद मैं अपनी नजर सामने खड़े तीनों घोस्ट सावरन पर डालता हूँ। फिर शांत स्वर में कहता हूँ, तुम तीनों अपना अपना घोस्ट कोर मुझे सौंप दो। ये सुनते ही तीनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन उनकी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। इसलिए आखिरकार उन्हें आज्ञाकारी होकर अपने अपने घोस्ट कोर मुझे सौंपने पड़ते हैं। आखिर किसी घोस्ट का घोस्ट कोर अपने पास रखना उसकी पूरी शक्ति पर नियंत्रण रखने का सबसे आसान तरीका था। मुझे भूतों और दानवों पर कभी पूरा भरोसा नहीं था। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी अपने हाथ में रखना ही मेरे लिए सबसे सुरक्षित तरीका था। कुछ देर बाद यूनिक किंग पहले वाले इन्फ्लुएंसरों में से कुछ लोगों को मेरे सामने लेकर आता है। वे वही लोग थे जिन्हें अभी तक किसी ने नहीं खाया था। वो सम्मान से पूछता है, स्वामी, इन जीवित मनुष्यों का क्या किया जाए? अगर चाहें तो आप इन्हें भोजन बना सकते हैं। मैं सामने कांपते हुए उन लोगों की तरफ देखता हूँ। मेरे चेहरे पर जरा भी रुचि नहीं थी। ये लोग आखिर घोस्ट डोमेन के अंदर पहुंचे कैसे? उधर वे युवा इन्फ्लुएंसर पहले ही डर के मारे आधे मरे हुए थे। वे तो सिर्फ वीडियो शूट करने निकले थे, लेकिन सीधे घोस्ट डोमेन के अंदर आ फंसे। शायद किसी इंसान की किस्मत इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी। कुछ ही देर पहले पूरे घोस्ट डोमेन में अफरा तफरी मची हुई थी। उन्हें लगा था कि उसी मौके का फायदा उठाकर वे जान बचाकर भाग जाएंगे, लेकिन अगले ही पल यूनिक किंग ने उन्हें फिर से जमीन पर दबोच लिया और जब उन्होंने सिर उठाकर देखा तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। यहाँ एक असली जियांगशी भी है। पहले वे वृथों के बीच फंस गए और अब एक जियांगशी के सामने खड़े थे। उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि आज उनकी मौत तय है, लेकिन अगले ही पल मैं बस अपना सूखा हाथ हल्के से लहराता हूँ। फिर शांत स्वर में कहता हूँ, जल्दी यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर मैं उनसे पूरी तरह ध्यान हटा लेता हूँ। अब मेरा ध्यान सिर्फ उस प्राइमोर्डियल इन एसेंस पर था जिसका जिक्र सिस्टम ने किया था। आखिर जो घोस्ट डोमेन 3-3 घोस्ट सावरन पैदा कर सकता था, वो कोई साधारण इन ऊर्जा का स्थान नहीं हो सकता था। मैं मुड़कर तीनों घोस्ट सावरन से पूछता हूँ, बताओ इस घोस्ट डोमेन के अंदर प्राइमोर्डियल इन एसेंस कहाँ है? तीनों एक साथ सिर झुका देते हैं। फिर आदर से कहते हैं, स्वामी, हमें सचमुच नहीं पता। आज तक हमारी सारी कल्टीवेशन सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी की इन ऊर्जा को अवशोषित करके ही हुई है। हमने कभी प्राइमोर्डियल इनेसेंस देखा तक नहीं। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। उनका जवाब बिल्कुल तर्कसंगत था। अगर उन्हें पहले से उसके बारे में पता होता तो तीनों में से कोई न कोई काफी पहले ही उसे निगल चुका होता। आखिर प्राइमोर्डियल इनेसेंस दानवों और भूतों दोनों के लिए बेहद बड़ा खजाना था। ये सोचते हुए मैं अपने वस्त्रों के भीतर से सील ऑफ अथॉरिटी निकालता हूँ। फिर उस पर एक टैलिस्मान अंकित करता हूँ और उसकी शक्ति सीधे सील ऑफ अथॉरिटी के भीतर प्रवाहित कर देता हूँ। मैं सील ऑफ अथॉरिटी का उपयोग करके पूरे घोस्ट डोमेन में प्राइमोर्डियल यिन एसेंस की तलाश शुरू कर देता हूँ। आखिर सील ऑफ अथॉरिटी सिर्फ स्वर्ग के नीचे मौजूद हर दानव और भूत को दबाने की शक्ति ही नहीं रखती थी, बल्कि उसकी मदद से छिपे हुए खजानों का पता भी लगाया जा सकता था। मैं जैसे जैसे जलाशय की सतह के ऊपर सील ऑफ अथॉरिटी को घुमाता हूँ, अचानक वो तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठती है। इसका मतलब साफ था, प्राइमोर्डियल यिन एसेंस झील की गहराई में मौजूद था। मैं तुरंत हाथ से एक मुद्रा बनाता हूँ और पूरी ताकत के साथ सील ऑफ अथॉरिटी को आगे धकेल देता हूँ। अगले ही पल सील ऑफ अथॉरिटी से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकलती है जो सीधी झील की गहराई में जा धंसती है। पूरा जलाशय अचानक उफान मारने लगता है। पानी इतनी जोर से खौलने लगता है मानो नीचे कोई विशाल शक्ति जाग उठी हो। तभी मुझे एक बात पर हैरानी होती है, इतना विशाल जलाशय होने के बावजूद इसके अंदर एक भी जीवित मछली नहीं थी। सील ऑफ अथॉरिटी की सुनहरी रोशनी के बीच झील के तल से बैंगनी काले रंग का एक टेढ़ा मेढ़ा क्रिस्टल धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। वो धीरे धीरे आकार लेने लगता है। उससे हड्डियों तक जमा देने वाली ठंडी और अत्यंत शुद्ध इन आभा निकल रही थी। यही था प्राइमोर्डियल इन एसेंस। मैं पानी के किनारे
दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे शांत भाव से उस क्रिस्टल को बनते हुए देखता रहता हूँ। लगता था ये एसेंस अभी तक पूरी तरह बना ही नहीं था। अब तक वो सिर्फ बिखरी हुई आदिम ऊर्जा के रूप में जलाशय के पानी में घुला हुआ पड़ा था। अब समझ आया कि तीनों घोस्ट सॉवरेन उसे महसूस क्यों नहीं कर पाए और उसे कभी अवशोषित भी क्यों नहीं कर सके। मैं सील ऑफ अथॉरिटी की शक्ति का उपयोग करके पानी में फैली उस बिखरी हुई एसेंस ऊर्जा को बाहर खींचता हूँ, फिर उसे एक ठोस क्रिस्टल का रूप दे देता हूँ। ऐसा लगता है ये खजाना शुरू से ही मेरे लिए तय था। उसी समय जलाशय की सबसे गहरी तलहटी में छिपा एक विशाल जीव प्राइमोर्डियल येनेसेंस की ऊर्जा में आए इस बदलाव को महसूस करता है। वो धीरे धीरे अपनी लंबे समय से बंद आंखें खोलता है। ये प्राणी सदियों से पानी में घुली हुई प्राइमोर्डियल इनएसेंस की बिखरी ऊर्जा को निगल कर जीवित था। उसी के सहारे उसने अपनी कल्टीवेशन भी बढ़ाई थी, लेकिन पहले ऊर्जा बहुत बिखरी हुई थी, इसलिए वो उसे सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके ही अवशोषित कर सकता था। अब जब सारी ऊर्जा एक ही जगह ठोस रूप में इकट्ठा हो गई तो वो अचानक उग्र हो उठता है। विशाल जीव कीचड़ भरे झील के तल से पूरी ताकत के साथ ऊपर की तरफ छलांग लगाता है। उसका विशाल शरीर पानी को चीरते हुए सीधे सतह की ओर बढ़ता है। उधर मेरी नजर अब भी उस काले क्रिस्टल पर टिकी हुई थी। अब मुट्ठी जितना बड़ा वो क्रिस्टल पूरी तरह बन चुका था। उससे निकलती हड्डियां जमा देने वाली ठंडी आभा चारों तरफ फैल रही थी। मैं जैसे ही उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, अचानक चारों तरफ पानी विस्फोट की तरह उछल पड़ता है। जलाशय की गहराई से एक विशालकाय दैत्य बाहर निकलता है। उसका विशाल मुंह पूरी तरह खुला हुआ था और उसका निशाना सीधा प्राइमोर्डियल येनेसेंस था। उस जीव का शरीर बेहद मोटा और शक्तिशाली था। उसका पूरा शरीर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। आकार इतना विशाल कि देखते ही रोंगटे खड़े हो जाए। उसके चेहरे से लंबी लंबी मूछें लटक रही थी और सिर पर 2 बड़े सींग उगे हुए थे। उसका रूप किसी असली ड्रैगन से बेहद मिलता जुलता था। उस जीव को अचानक सामने देखकर मेरी भौहें सिकुड़ जाती है। मेरा चेहरा पल भर में ठंडा पड़ जाता है। लगता है तुम्हें अपनी मौत बुलाने का बहुत शौक है। इस विनम्र दाविस्ट की चीज पर हाथ डालने की हिम्मत भी कर ली। अगले ही पल मैं हवा में अपनी उंगलियां 2 तेज हरकतों से घुमाता हूँ और मेरे सामने एक बैंगनी टैलिस्मान प्रकट हो जाता है। ये था स्विफ्ट ट्रिब्यूलेशन थंडर तकनीक। इस तकनीक की खासियत थी कि ये बिना एक पल गवाए सीधे स्वर्गीय बिजली को बुला सकती थी। जिस लक्ष्य पर इसे छोड़ा जाए उस पर उसी क्षण बिजली गिरती थी। मैं जोर से अपना हाथ नीचे लाता हूँ। अगले ही पल आसमान से भयानक गर्जना सुनाई देती है। गड़रडाम बैंगनी रंग की एक विशाल बिजली बादलों को चीरते हुए सीधे उस ड्रैगन जैसे दैत्य के सिर पर आ गिरती है। ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग जोरदार विस्फोट करती है। चारों तरफ चमकीले लाल खून की बारिश होने लगती है। वो विशाल जीव दर्द से तड़प उठता है और लगातार भयानक गर्जनाएं करने लगता है। फिर भी वो विशाल दैत्य अपनी पूरी ताकत से अपनी पूंछ घुमाता है और अगले ही पल प्राइमोर्डियल येन एसेंस को एक ही निगल में अपने मुंह के अंदर समा लेता है। ये दृश्य देखते ही मेरे भीतर हत्या की प्रचंड इच्छा फूट पड़ती है। मैं तुरंत सील ऑफ अथॉरिटी की तरफ देखते हुए एक मंत्र का उच्चारण करता हूँ। अगले ही पल सील ऑफ अथॉरिटी सुनहरी रोशनी की एक किरण में बदल जाती है। वो बिजली जैसी गति से उस जल दैत्य की तरफ बढ़ती है। धड़ाम सुनहरी किरण सीधे उसके सिर पर आकर टकराती है। वार इतना भयानक था कि उसका सिर तक फटने लगता है। विशाल दैत्य जोर से पानी में आ गिरता है, लेकिन अगले ही पल वो अपना शरीर मोड़ता है और पल भर में पानी की गहराइयों में गायब हो जाता है। मेरा चेहरा तुरंत क्रोध से भर उठता है। मेरे भीतर का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। अपने स्वामी का भयानक क्रोध देखकर तीनों घोस्ट सॉवरेन डर के मारे कांपने लगते हैं। मैं तुरंत उनकी तरफ मुड़ता हूँ और ठंडी आवाज में पूछता हूँ, तुम लोग इतने वर्षों से यहाँ कल्टीवेशन कर रहे हो। इतना विशाल जीव इस जलाशय की तलहटी में छिपा था और तुम में से किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। तीनों घोस्ट सॉवरेन घबराकर तुरंत सफाई देने लगते हैं। स्वामी, वो एक लोच स्पिरिट है। वो हर रोज जलाशय के सबसे गहरे कीचड़ में छिपा रहता है। उसे ढूंढ पाना लगभग असंभव है। मैं अपनी सुनहरी आंखें खोलता हूँ और गहरी झील के भीतर झांकता हूँ। अब मुझे समझ आ गया, अभी अभी जो जीव मेरा खजाना छीनने आया था वो 1000 साल पुराना लोच स्पिरिट था, जिसने पहले ही ड्रैगन का रूप धारण कर लिया था और दाव भी प्राप्त कर चुका था। उसी पल मैं मन ही मन फैसला कर लेता हूँ, आज इस बूढ़े लोच को अच्छी तरह सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर इसे अपनी असली ताकत नहीं दिखाई तो इसे कभी समझ नहीं आएगा कि इस विनम्र दाओइस्ट से टकराने की कीमत क्या होती है। उसी समय मेरे कानों में सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है। नई क्वेस्ट जारी हुई। प्राइमोर्डियल एसेंस ऊर्जा का पता चल गया है। एट गेट हेवनली एरे तैनात करो, 1000 साल पुराने दानव को फंसाओ और अपना रिवॉर्ड प्राप्त करो। रिवॉर्ड 36 सीएन ट्रांसफॉर्मेशंस, टाइड टर्निंग तकनीक और स्लीव कॉस्मोस मेथड। मैं बिना एक पल गवाए तुरंत 8 गेट हेवनली एरे सक्रिय कर देता हूँ। अगले ही पल मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। मेरे पूरे शरीर से घनी कॉप्स ऑरा निकलने लगती है। वो काले धुएं की तरह फैलकर पूरे जलाशय को ढक लेती है। मैं अपनी सूखी उंगली आगे बढ़ाता हूँ
और हवा में लगातार टेलिस्मान बनाना शुरू कर देता हूँ। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते अनगिनत काले टेलिस्मान प्रकट हो जाते हैं। अगले ही पल वे सभी तीरों की तरह पानी के अंदर जा घुसते हैं। हर टेलिस्मान 8 त्रिग्रामों की अपनी अपनी निर्धारित स्थिति पर जाकर रुकता है। उसी क्षण जलाशय की गहराइयों से 8 काली प्रकाश किरणें फूट पड़ती है। वे सीधी आसमान की तरफ उठ जाती है। 8 गेट हेवनली एरे सफलतापूर्वक सक्रिय हो चुका था। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई देती है। बधाई हो प्लेयर, क्वेस्ट पूरी हुई। 8 गेट हेवनली एरे सफलतापूर्वक तैनात किया गया। 1000 साल पुराना दानव सफलतापूर्वक फंस चुका है। रिवॉर्ड प्रदान किया गया 36 यन ट्रांसफॉर्मेशंस, टाइड टर्निंग तकनीकी और स्लीव कॉस्मोस मेथड। उधर ड्रैगन टाइगर माउंटेन की आधिकारिक आंतरिक वेबसाइट पर अभी अभी एक आपातकालीन सूचना जारी की जाती है। ड्रैगन टाइगर माउंटेन की ओर से सभी दाओइस्ट संप्रदायों को तत्काल सहायता का अनुरोध। हमारे तीसरे एंसेस्टर की समाधि को लूटा जा चुका है। तीसरे एंसेस्टर स्वयं पुनर्जीवित हो चुके हैं। वह वर्तमान में फरार हैं और नश्वर संसार के लिए अत्यंत गंभीर खतरा बन चुके हैं। यदि किसी भी शिष्य को तीसरे एंसेस्टर का कोई सुराग मिले तो तुरंत ड्रैगन टाइगर माउंटेन से संपर्क करें ताकि सभी प्रमुख दाओइस्ट संप्रदाय मिलकर उन्हें रोक सके। जैसे ही ये सूचना जारी होती है, पूरा दाओइस्ट जगत हिल उठता है। उधर दक्षिणी जलाशय से लगभग 1 किलोमीटर दूर मेरे 8 गेट हेवनली एरे की 8 प्रकाश किरणें आसमान को चीरती हुई ऊपर उठ रही थी। उसी समय पीले वस्त्र पहने और गले में 18 प्रार्थना मनकों की माला धारण किए एक भिक्षु अचानक अपने कदम रोक देता है। वो सिर उठाकर जलाशय के ऊपर चमकती उन विशाल प्रकाश किरणों की तरफ देखने लगता है। ठीक उसी पल जलाशय की दिशा से एक एसयूवी तेज रफ्तार में उसकी तरफ आती दिखाई देती है। भिक्षु की नजर तुरंत उस गाड़ी पर टिक जाती है। उस एसयूवी पर कॉर्प्स, ऑरा और घोस्ट ऊर्जा की हल्की हल्की आभा अब भी चिपकी हुई थी। ये देखकर भिक्षु तुरंत समझ गया कि गाड़ी के अंदर बैठे लोग अभी अभी जलाशय के पास जियांगशी और व्रथों के संपर्क में आए थे। वो धीरे से अपना हाथ उठाता है, फिर सड़क के बीचों बीच आकर गाड़ी को रोकने के लिए खड़ा हो जाता है। उधर गाड़ी चला रही इन्फ्लुएंसर लड़की अचानक सामने एक इंसान को खड़ा देखकर घबरा जाती है। वो सीधे गाड़ी के रास्ते में खड़ा था। डर के मारे उसका दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न हो जाता है। यहाँ तक कि वो ब्रेक दबाना भी भूल जाती है। जब तक उसे होश आता है तब तक एसयूवी पूरी रफ्तार से पीले वस्त्र वाले उस भिक्षु की तरफ बढ़ चुकी थी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भिक्षु अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। वो पूरी शांति से दोनों हथेलियां जोड़ता है, फिर अपनी एक हथेली गाड़ी के बोनट पर रख देता है। धड़ाम! सिर्फ अपनी एक हथेली के बल पर वो तेज रफ्तार एसयूवी को वही रोक देता है। गाड़ी के अंदर बैठे सभी लोग हैरानी से स्तब्ध रह जाते हैं। भिक्षु आराम से गाड़ी की खिड़की तक चलता हुआ आता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो विनम्र स्वर में कहता है, साथियों, ये विनम्र भिक्षु आप सबका अभिवादन करता है। क्या आप लोग अभी अभी उस जलाशय की तरफ से आ रहे हैं? ये सुनते ही गाड़ी के अंदर बैठे सभी लोगों को ऐसा लगा मानो उन्हें जीवन दान मिल गया हो। वे इन्फ्लुएंसर बिना कुछ छिपाए जलाशय में जो कुछ हुआ था वो सब विस्तार से बता देते हैं। पूरी बात सुनने के बाद भिक्षु धीरे से सिर हिलाता है। जानकारी देने के लिए आप सबका धन्यवाद। अब ये विनम्र भिक्षु चलता है। इतना कहकर वो सीधे जलाशय की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर सभी इन्फ्लुएंसर घबरा जाते हैं। वे जल्दी से चिल्लाकर कहते हैं, मास्टर, वहां जाना बहुत खतरनाक है। हमारे कई साथी वहीं मारे जा चुके हैं। लेकिन अगले ही पल भिक्षु फिर से दोनों हथेलियां जोड़ लेता है। अमिताभ, आप सबकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। लेकिन इस विनम्र भिक्षु को अपनी शक्ति पर थोड़ा विश्वास है। बौद्ध धर्म की शक्ति असीम है। कुछ व्रेथों और एक जियांगशी को मुक्ति देना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है। इसलिए आप लोगों को मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर अटूट आत्मविश्वास छिपा था। उसके लिए वो सिर्फ कुछ साधारण व्रेथ और एक जियांगशी भर थे। इतना कहकर वो हल्के से अपना एक पैर जमीन पर टिकाता है। अगले ही पल उसका शरीर सीधे 10 मीटर दूर प्रकट हो जाता है। कुछ ही छलांगों में वो इन्फ्लुएंसरों की नजरों से पूरी तरह ओझल हो जाता है। उधर पीले वस्त्र वाला वो भिक्षु तेज रफ्तार से जलाशय की ओर बढ़ता रहता है। कुछ ही मिनटों में वो जलाशय की बाहरी सीमा तक पहुंच जाता है। भाई मिलो अपने सामने फैले जलाशय को ध्यान से देखता है। उसके हाथ में मौजूद 18 प्रार्थना मनकों की माला अब पहले से 2 गुनी तेज बुद्ध प्रकाश बिखेर रही थी। उसी समय उसे जलाशय के चारों तरफ फैली काली धुंध की परिचित परत भी दिखाई देती है। लेकिन मैं पहले ही घोस्ट डोमेन की लगभग 90% शक्ति निकल चुका था और अब वहां इतने व्रत भी नहीं बचे थे जो उस डोमेन को पहले जैसा बनाए रख सके। इसलिए घोस्ट डोमेन की अधिकांश काली धुंध अब छन चुकी थी। भाई मिलो अपनी लकड़ी की मछली जैसी धार्मिक घंटी यानी वुडन फिश बाहर निकालता है। ये उसका हमेशा साथ रहने वाला बौद्ध अनुष्ठानिक वाद्य था। वो चलते चलते उसे लगातार बजाना शुरू कर देता है। टक टक टक। हर बार वुडन फिश की गूंजती आवाज फैलते ही
आसपास छिपे बचे हुए सभी भूत प्रेत डरकर भागने लगते हैं। उस ध्वनि की शक्ति से वो अपने लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ करता चला जाता है। उधर गोस्ट डोमेन के भीतर मैं अभी अभी 8 स्केट हेवनली एरे पूरी कर चुका था, इसलिए मैं तुरंत सिस्टम से मिला अपना रिवॉर्ड प्राप्त कर लेता हूँ। 36 येन ट्रांसफॉर्मेशंस, टाइड टर्निंग टेक्निक और स्लीव कॉस्मोस मेथड। मैं सिस्टम द्वारा अभी अभी प्रदान की गई टाइड टर्निंग तकनीक को ध्यान से देखता हूँ और तभी मेरे मन में एक विचार आता है। ये तकनीक इस समय मेरे बहुत काम आने वाली थी। मैं एक ही बार में सिस्टम से मिले सभी रिवॉर्ड अपने भीतर समाहित कर लेता हूँ। फिर मैं अपनी एक हथेली आगे बढ़ाता हूँ। ऐसा लगता था मानो मैं स्वयं अंतरिक्ष को अपनी मुट्ठी में पकड़ रहा हूँ। अगले ही पल मैं अपना हाथ सीधे जलाशय के भीतर डाल देता हूँ। पानी के नीचे मेरी हथेली धीरे धीरे घूमने लगती है। उसी क्षण पूरे जलाशय में एक विशाल भंवर बनना शुरू हो जाता है। वो लगातार बड़ा होता जाता है और देखते ही देखते एक भयंकर जल स्तंभ का रूप ले लेता है। पानी की विशाल धाराएं दर्जनों मीटर ऊंचाई तक आसमान में उछलने लगती है। मेरे पीछे खड़े तीनों घोस्ट सॉवरेन ये दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। मैंने सिर्फ एक हाथ उठाकर मानो स्वर्ग और पृथ्वी को ही उलट दिया था। समुद्र जैसी लहरें गरज रही थी। नदियों का प्रवाह जैसे उल्टा बहने लगा था। जो जलाशय कुछ पल पहले तक शांत था, अब उसके भीतर एक नहीं बल्कि दर्जन भर से भी ज्यादा विशाल जल स्तंभ उठ खड़े हुए थे। पानी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ सीधे आसमान की ओर उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जलाशय उलटकर बाहर निकल जाएगा। तीनों घोस्ट सॉवरेन जो कुछ देख रहे थे उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। ये कैसी शक्ति है? ये तो हम जैसे घोस्ट सॉवरेन से बहुत आगे की बात है। अगर कोई घोस्ट एम्परर भी यहाँ आ जाए तो उसे भी सिर झुकाकर समर्पण करना पड़े। फिर उनमें से एक बुदबुदाया। उस लोच स्पिरिट की भी अकल मारी गई थी। हमारे स्वामी का खजाना चुराने चला था। वो तो खुद अपनी मौत मांग रहा था। उधर मेरी नजर लगातार जलाशय की सतह पर टिकी हुई थी। मैं पानी और उसके नीचे कीचड़ के आर पार देखकर उस लोच स्पिरिट को खोज रहा था जिसने मेरी चीज चुराने की हिम्मत की थी। मैं मन ही मन ठंडी आवाज में कहता हूँ, छोटे से जीव, दुआ करना कि तुम मेरे हाथ न लगो, क्योंकि अगर एक बार पकड़ लिया तो तुम्हारी हालत बहुत बुरी होने वाली है। उधर घोस्ट डोमेन के बाहरी हिस्से में भाई मिलो अब भी अपना वुडन फिश लगातार बजाते हुए आगे बढ़ रहा था। काली धुंध से भरे रास्ते को पार करता हुआ वो धीरे धीरे घोस्ट डोमेन की गहराई में प्रवेश कर रहा था। उसका इरादा साफ था, जो भी दानव सामने आएगा उसे वहीं परास्त कर देगा। चलते चलते अचानक उसके कानों में भयंकर गर्जना जैसी आवाज पड़ती है। ऐसा लग रहा था मानो पूरा समुद्र ही उलट दिया गया हो। भाई मिलो की भौहें सिकुड़ जाती हैं। ये कैसी आवाज है? इतना भयंकर जल प्रवाह आखिर कैसे हो सकता है? वो और तेजी से भीतर बढ़ता है। फिर ऊंची आवाज में पुकारता है, अमिताभ, ये विनम्र भिक्षु धर्म हार्ट टेम्पल का भाई मिलो है। यहाँ मौजूद सभी व्रेत तुरंत आत्मसमर्पण कर दे। उसकी शक्तिशाली आवाज गूंजते ही सामने की सारी घोस्ट ऊर्जा पल भर में तितर बितर हो जाती है। बुद्ध प्रकाश से घिरा हुआ वो घोस्ट डोमेन के भीतर आगे बढ़ता जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं कोई जीवित बुद्ध नश्वर संसार में उतर आए हो। उधर मैं अभी भी उस लोच स्पिरिट के भाग जाने से भीतर ही भीतर झुंझला रहा था। मेरा गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। और ठीक उसी समय एक गंजा भिक्षु आराम से चलता हुआ मेरे सामने आ पहुंचता है। मैं धीरे से अपने मुंह से गाढ़ा काला धुआं बाहर छोड़ता हूँ। अभी भी उस लोच स्पिरिट के हाथ से निकल जाने का गुस्सा बाकी था। तभी भाई मिलो को देखते ही मेरे मन में अचानक एक विचार आता है, अरे ये तो खुद चलकर मेरे पास आ गया। जिस चारे की मुझे जरूरत थी वो तो अपने आप मेरे दरवाजे पर पहुंच गया। उधर भाई मिलो सामने का दृश्य देखकर इतना डर जाता है कि उसके पैरों की उंगलियां तक सैंडल के भीतर सिकुड़ जाती है। खासकर जब वो एक उड़ते हुए जियांगशी को पूरे जलाशय को उफनते समुद्र की तरह उलटते पलटते देखता है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये समुद्र तक को उलट देने की शक्ति रखता है। कुछ क्षणों के लिए उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि एक शब्द भी बोल सके, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है अचानक उसकी जेब में रखा मोबाइल बज उठता है। फोन धर्म हार्ट टेम्पल के डिसिप्लिन मास्टर का था, यानी उसके अपने गुरु का। सामने खड़े जियांगशी को देखते हुए जो फिलहाल उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था, भाई मिलो मजबूरी भरे चेहरे के साथ फोन उठा लेता है। दूसरी तरफ एबर्ट थेडियस की गंभीर आवाज सुनाई देती है। दाओइस्ट पक्ष में बड़ी घटना घट गई है। ड्रैगन टाइगर माउंटेन के तीसरे एंसेस्टर की समाधि लूट ली गई है और तीसरे एंसेस्टर स्वयं पुनर्जीवित हो चुके हैं। इस समय तुम नश्वर संसार में यात्रा कर रहे हो और दानवों व दुष्ट आत्माओं का दमन भी कर रहे हो। इन दिनों बाहर बेहद सावधान रहना। ये सुनते ही भाई मिलो का चेहरा उतर जाता है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है मानो अभी रो पड़ेगा। वो जल्दी से फोन में कहता है, गुरुदेव, मुझे लगता है मैं उनसे पहले ही टकरा चुका हूँ। इतना कहकर वो तुरंत फोन काट देता है। उधर मेरे होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। मैं तीनों घोस्ट सॉवरेन को आदेश देता हूँ, उसे पकड़ लो। मेरी छोटी सी मछली
हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। आदेश मिलते ही तीनों घोस्ट सॉवरेन बंधन से छूटे शिकारी कुत्तों की तरह भाई मिलो पर टूट पड़ते हैं। भाई मिलो तुरंत एक रक्षात्मक हथेली का वार करता है, फिर बिना एक पल गवाए मुड़कर बौद्ध अर्थ श्रिंकिंग स्टेप का उपयोग करता है। वो पूरी ताकत से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। अगले ही पल मेरा शरीर वहीं से गायब हो जाता है। सिर्फ एक कदम में मैं सीधे भाई मिलो के सामने प्रकट हो जाता हूँ। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, अरे अरे छोटा सा खरगोश खुद चलकर मेरे सामने आ गया और अब भी भागने की कोशिश कर रहा है। भाई मिलो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जियांगशी की गति उसकी अपनी गति से भी कहीं ज्यादा होगी। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार आया, क्या यही ड्रैगन टाइगर माउंटेन के तीसरे एंसेस्टर की असली शक्ति है? ये तो भयावह से भी परे है। अगले ही पल वो पीछे की तरफ हाथ घुमाकर अपनी प्रार्थना मनकों की माला निकालता है, फिर 6 सिलेबल मंत्र का जाप करता है। क्षण भर में उस माला से पहले कभी न देखी गई प्रचंड बुद्ध प्रकाश शक्ति फूट पड़ती है। वो सीधी मेरी तरफ आघात करती है, लेकिन मैं बिना किसी बचाव के उसे अपने शरीर से ही झेल लेता हूँ। चटाक टकराते ही प्रार्थना मनकों की पूरी माला टूटकर बिखर जाती है। मैं तुरंत अपना हाथ उठाता हूँ और एक बाइंडिंग टैलिस्मान पल भर में बना देता हूँ। अगले ही क्षण वो सीधे जाकर भाई मिलो के माथे पर चिपक जाता है। उसका पूरा शरीर तुरंत निष्क्रिय हो जाता है। मैं उसे उठाकर सीधे जलाशय के किनारे वापस ले आता हूँ। उसके बाद मैं पूरे जलाशय में मची उथल पुथल को रोक देता हूँ। कुछ ही क्षणों में लहरें शांत हो जाती है। पूरा जलाशय फिर से पहले जैसा स्थिर दिखाई देने लगता है। इसके बाद मैं अपनी सारी आभा पूरी तरह दबा देता हूँ ताकि मेरी मौजूदगी का कोई निशान बाहर न जा सके। फिर मैं भाई मिलो को सीधे जलाशय के भीतर फेंक देता हूँ। अब मुझे बस धैर्य से इंतजार करना था, जब तक वो लोच स्पिरिट अपनी चौकसी छोड़कर दोबारा बाहर न निकल आए। जिस पल उसने सतह पर आने की हिम्मत की, उसी पल उसकी मौत तय थी। कुछ ही घंटों में समय तेजी से बीत जाता है। पूरा दक्षिणी जलाशय अजीब सी खामोशी में डूबा रहता है। कहीं भी जरा सी भी हलचल नहीं थी। उधर सदर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में धर्महाट टेम्पल के एबर्ट थेडियस और ड्रैगन टाइगर माउंटेन के मास्टर थॉरन अपने अपने लोगों के साथ वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं, धर्महाट टेम्पल के अनुशासन प्रमुख एबर्ट थेडियस का चेहरा शुरू से ही नाराज दिखाई देता है। वो दोनों हाथ जोड़कर कहता है, अमिताभ, ड्रैगन टाइगर माउंटेन की प्रतिष्ठा तो सचमुच कमाल की है। दाओ धर्म का मूल केंद्र होने का दावा करते हो, लेकिन अपने ही एंसेस्टर को संभाल नहीं पाए। तुम्हारे एंसेस्टर राक्षस बन गए और अब लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी कहानी तो युगों तक सुनाई जाएगी। मास्टर थॉर्न पहले से ही बेहद खराब मूड में थे। एबर्ट थेडियस की ये बात सुनकर उनका चेहरा और भी सख्त हो जाता है। वो ठंडी आवाज में कहते हैं, एबर्ट थेडियस, अपनी जुबान संभाल कर रखो, वरना ये विनम्र दाओइस्ट तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा। इतना कहते ही उनकी हथेली पर बिजली की चमकने लगती है। लगातार चिंगारियां फूटने लगती है। संदेश बिल्कुल साफ था। अगर उसने एक शब्द और कहा तो पूरी बिजली उसी के गले के अंदर उतार दी जाएगी। मास्टर थॉर्न की हथेली में चमकती बिजली देखकर एबर्ट थेडियस गहरी सांस खींचता है, फिर तिरस्कार से नाक सिकोड़ता है और मुड़कर जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो आखिरी बार पलटकर कहता है, याद रखना, अगर मेरे शिष्य को कुछ भी हुआ तो ड्रैगन टाइगर माउंटेन का एक भी व्यक्ति मेरे क्रोध से नहीं बचेगा। ये विनम्र भिक्षु इस मामले को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा। कुछ ही देर बाद पुलिस भी अपनी पूरी टीम को सक्रिय कर देती है। फिर पुलिस बल मास्टर थॉर्न और ड्रैगन टाइगर माउंटेन के लोगों के साथ ही धर्महाट टेम्पल के एबर्ट थेडियस और उनके शिष्यों के साथ मिलकर सीधे दक्षिणी जलाशय की ओर रवाना हो जाते हैं। उधर दक्षिणी जलाशय के पास धीरे धीरे सुबह होने लगती है। आसमान में पहली रोशनी फैलने लगती है और पूरे इलाके को ढके हुए घने कोहरे की परत धीरे धीरे छटने लगती है। मैं जलाशय के किनारे शांत बैठा था। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन पानी के भीतर अब भी कोई हलचल नहीं थी। मैं मन ही मन बुदबुदाता हूँ, काफी चालाक निकला, देखते हैं आखिर कब तक छिपा रहता है। उसी समय जलाशय से कुछ 100 मीटर दूर पुलिस, ड्रैगन टाइगर माउंटेन का दाओइस्ट दल और धर्महाट टेम्पल के लोग, तीनों दल वहां पहुंच चुके थे। कुछ पल रुकने के बाद तीनों दल एक साथ दक्षिणी जलाशय की ओर बढ़ने लगते हैं। उधर मेरे पास खड़ा यूनिक किंग दूर से कई इंसानों की आहट महसूस करता है। वो तुरंत आदर से कहता है, स्वामी, इस तरफ और लोग आ रहे हैं। मैं धीरे से आंखें खोलता हूँ, एक बार फिर जलाशय की तरफ देखता हूँ, फिर शांत स्वर में आदेश देता हूँ, जाओ, उन्हें रोक दो, उन मूर्खों को यहाँ तक पहुँचने मत देना। आदेश मिलते ही तीनों घोस्ट सावरेन तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। उधर जलाशय से लगभग 500 मीटर दूर तीनों दल लगातार मेरी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वे अभी पानी तक पहुंचे भी नहीं थे कि मास्टर थॉर्न और ड्रैगन टाइगर माउंटेन के दाओइस्ट एक बेहद घनी घोस्ट ऊर्जा महसूस कर लेते हैं। मास्टर थॉर्न तुरंत चेतावनी देते हैं,
सभी लोग सावधान हो जाओ, एक घोस्ट सॉवरेन हमारी तरफ आ रहा है। उनकी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक जमीन के नीचे से घोस्ट ऊर्जा से बनी एक काली जंजीर बाहर निकलती है। वो सीधी मास्टर थॉर्न के पैरों से लिपट जाती है। अगले ही पल क्रिम्सन क्वीन जमीन के नीचे से निकलती है और अपने नुकीले पंजे से सीधा उनके सीने पर वार कर देती है। बगल में खड़ा एक दाओइस्ट जोर से चिल्लाता है, मास्टर सावधान। लेकिन मास्टर थॉर्न बिना जरा भी घबराए अपने पैरों में शक्ति भर देते हैं। धड़ाम, वो काली जंजीर उसी पल टूटकर बिखर जाती है। अगले ही क्षण मास्टर थॉर्न अपनी हथेली से सीधा क्रिम्सन क्वीन पर प्रहार करते हैं। उस वार से क्रिम्सन क्वीन कई मीटर दूर जाकर गिरती है, लेकिन अगले ही पल वो ठंडी हंसी हंसती है। वाकई आप पर्पल रोब सेलेस्टियल मास्टर कहलाने के योग्य है। आपकी थंडर आर्ट अपनी प्रसिद्धि के लायक है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि अभी इससे आगे मत बढ़िए। मेरे स्वामी इस समय अंदर एक बेहद महत्वपूर्ण काम में लगे हैं। अगर आपने उन्हें परेशान किया तो इसका अंजाम न ड्रैगन टाइगर माउंटेन के लिए अच्छा होगा और न ही यहाँ मौजूद किसी और के लिए। जैसे ही क्रिम्सन क्वीन अपनी बात खत्म करती है, व्रत शिशु और यूनिक किंग भी धीरे धीरे सामने आ जाते हैं। तीनों घोस्ट सॉवरेन रास्ता पूरी तरह रोककर खड़े हो जाते हैं। उनके शरीर से निकलता भयावह दबाव चारों तरफ फैल जाता है। उसी समय एबर्ट थेडियस आगे बढ़ते हैं और गुस्से में गरजते हुए कहते हैं, मेरा प्रिय शिष्य कल रात इसी रास्ते से आया था, वो कहाँ है? उसे तुरंत मेरे हवाले करो। क्रिम्सन क्वीन व्यंग्य से हंस पड़ती है। चारा डाले बिना मछली नहीं पकड़ी जाती और कभी कभी चारा डालने के बाद भी बड़ी मछली नहीं मिलती। तुम्हारा वो छोटा गंजा गधा मेरे स्वामी ने पहले ही चारे के रूप में इस्तेमाल कर लिया है। अब बस मछली के फंसने का इंतजार है। ये सुनते ही एबर्ट थेडियस का धैर्य पूरी तरह टूट जाता है। अगले ही पल उनके पीछे एक विशाल बुद्ध अवतार प्रकट हो जाता है। वो विशाल अवतार अपनी विराट हथेली उठाकर सीधा क्रिम्सन क्वीन पल भर में वहां से गायब हो जाती है और आसानी से उस वार से बच निकलती है। वो झुंझलाकर कहती है, मैंने पहले ही कहा था, बेकार का हंगामा मत करो। क्या इतना शोर मचाकर खुद ही मरना चाहते हो? लेकिन एबर्ट थेडियस अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थे। उनकी आंखें पूरी तरह खून से लाल हो चुकी थी। क्रोध ने उनकी बची खुची शांति भी पूरी तरह निगल ली थी। एबर्ट थेडियस पूरी ताकत से गरज उठते हैं, अमिताभ, मेरा शिष्य कहाँ है? आज यहाँ एक दानव खुलेआम उत्पात मचा रहा है। उसने हमारे बौद्ध शिष्यों को भी नुकसान पहुंचाया है। तुरंत अनुष्ठान वेदी तैयार करो, वज्र सूत्र का जाप शुरू करो, अपनी पूरी शक्ति मुझे प्रदान करो और मेरे साथ मिलकर इस दानव और इसके सभी घोस्टों का अंत कर दो। एबर्ट थेडियस का आदेश मिलते ही उनके पीछे खड़े दर्जन भर से अधिक युवा भिक्षु तुरंत अपने अपने अनुष्ठानिक उपकरण निकाल लेते हैं। हर एक उपकरण तेज बुद्ध प्रकाश से चमकने लगता है। दर्जनों भिक्षुओं की संयुक्त शक्ति एक साथ एबर्ट थेडियस के शरीर में प्रवाहित होने लगती है। क्षण भर में उनकी शक्ति कई दर्जन गुना बढ़ जाती है। सुनहरी बुद्ध प्रकाश उनके पूरे शरीर को ढक लेती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं एक सच्चे बुद्ध नश्वर संसार में अवतरित हो गए हों। एबर्ट थेडियस अपने हाथों में मौजूद सुनहरे अनुष्ठानिक झांझ उठाते हैं। धड़ाम, दोनों झांझ आपस में टकराते हैं। उनकी टक्कर से निकली भयंकर ध्वनि वज्र सूत्र की पूरी शक्ति अपने साथ लेकर सीधे तीनों घोस्ट सॉवरेन पर टूट पड़ती है। उस प्रचंड आघात से तीनों घोस्ट सॉवरेन कई कदम पीछे लड़खड़ा जाते हैं। उधर बाहर मचा इतना बड़ा शोर सुनकर मैं धीरे धीरे उस चट्टान से उठ खड़ा होता हूँ जिस पर अब तक शांत बैठा था। मैं ठंडी नजर से बाहर देखता हूँ और बुदबुदाता हूँ, ये गंजा मूर्ख सच में जीने से ऊब चुका है क्या? मैंने साफ कहा था जब तक मैं मछली पकड़ रहा हूँ मुझे परेशान मत करना, और ये यहाँ पूरा तमाशा ही शुरू कर बैठा। इतना कहते ही मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। अगले ही पल मेरा शरीर हवा में उड़ जाता है। मैं सीधे खाली आसमान में खड़ा होकर एबर्ट थेडियस के सामने पहुंच जाता हूँ। फिर मैं अपनी एक उंगली मोड़कर उसे अपनी तरफ आने का इशारा करता हूँ। मुझे देखते ही एबर्ट थेडियस का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो भारी आवाज में कहते हैं, यदि तुम जीवित रहते हुए दाव के साधक थे तो तुम्हें ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। मरने के बाद जियांशी बनना सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विनाश लेकर आता है। तुम्हारी समझ बेहद अधूरी है। तुमने अपनी इच्छा से इस दानवी मार्ग को चुना है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं कि संसार के सभी दाओइस्ट तुम्हें देखकर शर्मिंदा होंगे? एबर्ट थेडियस लगातार बोले जा रहे थे, लेकिन उनकी बातें सुनते ही उनके पीछे खड़े कैसियन और ड्रैगन टाइगर माउंटेन के सभी शिष्य, साथ ही वहां मौजूद बाकी सभी दाओइस्ट, सबके माथे पर ठंडा पसीना छलक आता है। कुछ ही पलों में वे सिर से पैर तक पसीने से भीग जाते हैं। उन सब के मन में बस एक ही विचार चल रहा था, गया काम, इस बार तो सचमुच गया काम। ये बूढ़ा वाकई मरना चाहता है क्या? ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या इसे लगता है कि ये कोई बौद्ध वाद विवाद सभा है? ये जिस व्यक्ति को उपदेश दे रहा है वो ड्रैगन टाइगर माउंटेन के संस्थापक एंसेस्टर है। इतना सूत्र जाप करते करते लगता है इसका दिमाग ही खराब हो गया है। उधर कैसियन और ड्रैगन टाइगर माउंटेन के सभी दावाइस्ट एक शब्द भी नहीं बोलते। वे चुपचाप कई कदम पीछे हट जाते हैं
मैं एबरथेडियस का पूरा उपदेश सुनता हूँ। फिर अचानक जोर से हंस पड़ता हूँ। मेरे सूखे समय से घिस चुके चेहरे की त्वचा हंसते समय अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज करने लगती है। मैं उसकी तरफ देखते हुए कहता हूँ, और तुम आखिर हो कौन? मुझे उपदेश देने की हिम्मत तुम्हें कब से मिलने लगी? मेरे पूरे शरीर से 5 थंडर्स डिवाइन आर्ट की शक्ति फूट पड़ती है, लेकिन इस बार पहले जैसी बैंगनी बिजली नहीं थी। वो पूरी तरह स्याही जैसी काली हो चुकी थी। यही था शेडो 5 थंडर्स आर्ट, 5 थंडर्स डिवाइन आर्ट का भ्रष्ट और अंधकारमय रूप। ये दृश्य देखकर एबरथेडियस तिरस्कार से हंस पड़ते हैं। 2000 साल पहले मर चुका एक बूढ़ा सेलेस्टियल मास्टर देखते हैं, तुम्हारे भीतर अब कितनी कल्टीवेशन बची है। एक पल के लिए भी मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूँ। आज जीतेगा कौन, ये अभी तय होना बाकी है। इतना कहते ही वो दोनों हथेलियां जोर से आपस में जोड़ते हैं। धड़ाम! क्षण भर में बौद्ध ध्वनि शक्ति की कान फाड़ देने वाली लहर चारों तरफ फैल जाती है। उसी समय मैं उस ध्वनि तरंग को अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस करता हूँ, और अगले ही पल मैं पूरी शक्ति से सीधे एबरथेडियस की ओर एक भयंकर गर्जना कर देता हूँ। अगले ही पल मेरे मुंह से बिजली की गर्जना जैसी एक भयानक चीख निकलती है। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि एबरथेडियस की ध्वनि तरंग उसी क्षण चकनाचूर हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एबरथेडियस और उनके पीछे खड़े सभी युवा भिक्षु जो अपने अनुष्ठानिक झांझ बजा रहे थे, सबके सब जोर से उछलकर जमीन पर जा गिरते हैं। कुछ ही क्षण बाद मैं सीधे एबरथेडियस के सामने प्रकट हो जाता हूँ। मेरे चेहरे पर हल्की लेकिन बेरहम मुस्कान थी। मैं शांत स्वर में कहता हूँ, तो तुम्हें झांझ बजाने का बहुत शौक है। अच्छी बात है, इस विनम्र दाविस्ट को भी ये काम काफी पसंद है। इतना कहते ही मैं अपना हाथ घुमाकर एक जोरदार उल्टा थप्पड़ उनके गंजे सिर पर जड़ देता हूँ। चटाक! उस तेज आवाज के साथ ही उनके सिर पर काले रंग का हथेली का निशान उभर आता है। थप्पड़ का निशान मानो सीधे उनके मांस में जलकर छप गया हो। सिर्फ एक ही वार में उनके शरीर के चारों ओर फैली सारी बुद्ध शक्ति पूरी तरह बिखर जाती है। उसी समय तीनों घोस्ट सॉवरेन आगे बढ़ते हैं और एबरथेडियस को ढीले पड़े कुत्ते की तरह घसीटते हुए उठा ले जाते हैं। अब उनके शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। उधर अपने गुरु की शक्ति पूरी तरह खत्म होते देख सभी युवा भिक्षु घबरा जाते हैं। वे तुरंत मुड़कर चारों दिशाओं में भागने लगते हैं। मैं उन्हें भागते हुए देखता हूँ, फिर हल्के से अपना हाथ घुमाता हूँ। अगले ही पल काली बिजली की एक विशाल गर्जना उनके भागने के रास्ते पर गिरती है। धड़ाम! जमीन पर एक गहरी जली हुई खाई बन जाती है। मैं ठंडी आवाज में चेतावनी देता हूँ, सबके सब जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ, वरना अगली बिजली सीधे तुम लोगों पर गिरेगी। मेरी बात सुनते ही झांझ बजाने वाले सभी युवा भिक्षु डर के मारे जड़ हो जाते हैं। कोई भी एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। उसी समय तीनों घोस्ट सॉवरेन आगे बढ़ते हैं। वे सभी भिक्षुओं को बांध देते हैं, फिर एक एक करके सबको उठाकर सीधे जलाशय में फेंक देते हैं। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, अच्छा हुआ मछली पकड़ने के लिए थोड़ा और चारा मिल गया। मैं पानी की सतह पर अनगिनत गंजे सिरों को छटपटाते हुए धीरे धीरे डूबते देखता हूँ, फिर हल्के से सिर हिलाता हूँ। जब ताकत ही नहीं थी तो बेवजह बहादुरी दिखाने क्यों चले आए? अब समझ आया हकीकत क्या होती है। उधर कैसियन और वहां मौजूद सभी पुलिस अधिकारी ये पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बाहर से सभी अपने चेहरे पर शांति बनाए रखते हैं, लेकिन अंदर से हर कोई पूरी तरह हिल चुका था। उनके सामने एबरथेडियस की हालत किसी मस्खरे की तरह हो गई थी। तभी कैसियन आगे बढ़ता है। वो पूरी ईमानदारी से कहता है, पुरखे कृपया अब बस कीजिए, हमारे साथ वापस चलिए। एक गलती को दूसरी गलती बनाकर और मत बढ़ाइए। लेकिन मैं उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, दफा हो जाओ। इस बूढ़े एंसेस्टर के धैर्य की परीक्षा मत लो, वरना तुम्हारी हालत भी अभी जिस गंजे मूर्ख को मैंने थप्पड़ मारा है ठीक वैसी ही होगी। ये सुनकर कैसियन दृढ़ आवाज में कहता है, पुरखे तो फिर ये अयोग्य वंशज अब और संकोच नहीं करेगा। मेरी इस धृष्टता को क्षमा कीजिए। इतना कहते ही वो आदेश देता है। सभी दाओइस्ट शिष्य तुरंत अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। वे मिलकर ग्रेट गोल्डन लाइट सन एरे तैनात कर देते हैं। कैसियन ऊंची आवाज में कहता है, पुरखे आज हम आपको वापस घर लेकर जाएंगे। पिछली बार जब कैसियन का सामना तीसरे एंसेस्टर से हुआ था, तब अनुभव की कमी के कारण उसने 7 स्टार डिपर स्वॉर्ड एरे का उपयोग किया था। विडंबना ये थी कि वही एरे स्वयं तीसरे एंसेस्टर की बनाई हुई तकनीक थी। नतीजा, मैंने उसे एक ही पल में पूरी तरह तोड़ दिया था। इसलिए इस बार कैसियन पूरी तैयारी करके आया था। उसने बिल्कुल अलग एरे तैयार किया था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हुई तो उसके हिसाब से इस पुनर्जीवित तीसरे एंसेस्टर को काबू करना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। जैसे ही पूरा एरे तैयार होता है, हर शिष्य अपने हाथ में एक ग्रेट गोल्डन लाइट टैलिस्मान पकड़ लेता है। सभी टैलिस्मानों की शक्ति धीरे धीरे एक जगह इकट्ठी होने लगती है। आखिरकार वो सारी शक्ति एक विशाल सन टैलिस्मान का रूप ले लेती है, जो पूरे एरे के ऊपर
हवा में मंडराने लगता है। इस समय दोपहर का ठीक मध्य था। सूरज अपनी सबसे प्रचंड शक्ति पर चमक रहा था। कैसियन एरे के बिल्कुल केंद्र में खड़ा था। उसके हाथ में स्वॉर्ड इंटेंट प्रवाहित हो रहा था और वो ऊपर मंडरा रहे सन टैलिस्मान को नियंत्रित कर रहा था। वो मेरी तरफ देखकर कहता है, पुरखे, क्या आप इस एरे को पहचानते हैं? मैं बस हल्के से अपना सिर हिला देता हूँ। ग्रेट गोल्डन लाइट सन एरे। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, लगता है इस बूढ़े एंसेस्टर से निपटने के लिए तुमने सचमुच काफी सोच विचार किया है। लेकिन ये एरे चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरे सामने इसकी कोई कीमत नहीं। कैसियन तुरंत मंत्रोच्चार शुरू करता है। उसके हाथ में मौजूद अग्नि टैलिस्मानों से भयंकर दिव्य अग्नि फूट पड़ती है। जलती हुई लपटें उसके चारों ओर घूमने लगती है और देखते ही देखते वे एक विशाल अग्नि ड्रैगन का रूप ले लेती है। कैसियन लगातार अग्नि टैलिस्मान में अपनी शक्ति भरता रहता है। अगले ही पल वो अग्नि ड्रैगन सीधे मेरी ओर झपट पड़ता है। मैं शांत भाव से अपनी उंगली हवा में कुछ हल्के से निशान बनाता हूँ। क्षण भर में एक सेलेस्टियल मास्टर स्वीपिंग टैलिस्मान आकार ले लेता है। मैं उसकी शक्ति सक्रिय करता हूँ। अगले ही पल वो एक प्रचंड तूफान में बदल जाता है। वो सीधा अग्नि ड्रैगन से टकराता है, फिर उस पूरे अग्नि ड्रैगन को घसीटकर सीधे जलाशय के भीतर फेंक देता है। जैसे ही अग्नि ड्रैगन पानी से टकराता है, वो पल भर में ही गायब हो जाता है। उसकी जगह उबलती हुई भाप का विशाल बादल उठ खड़ा होता है। ये देखकर कैसियन बिना रुके फिर से एक डिवाइन फायर मंत्र चलाता है, लेकिन इस बार वो एक साथ कहीं ज्यादा दिव्य अग्नियां बुलाता है और हर अग्नि पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इस समय दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर चमक रहा था, इसलिए कैसियन बिना किसी रोक टोक के डिवाइन फायर की पूरी शक्ति इस्तेमाल कर सकता था। वो ऊंची आवाज में कहता है, पुरखे, आत्मसमर्पण कर दीजिए। इस समय दोपहर का सर्वोच्च समय है। समय, स्थान और संख्या हर लाभ इस वंशज के पक्ष में है। आप ग्रेट गोल्डन लाइट सन एरे के भीतर फंस चुके हैं। चाहे आपकी शक्ति आकाश जितनी विशाल क्यों ना हो, आज आप यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे। कैसियन की बात खत्म होते ही मेरे चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। मैं तुरंत दाविस्ट हस्त मुद्रा बनाता हूँ, फिर जोर से अपना पैर जमीन पर पटकता हूँ। धड़ाम, एक प्रचंड शक्ति सीधे आकाश की ओर उठती है। मेरे सिर के ऊपर दाविस्ट काले टैलिस्मानों की सर्वोच्च शक्ति और बैंगनी ची आपस में उग्र रूप से घूमने लगती है। अचानक पूरा आकाश भयानक गर्जना से कांप उठता है। चारों दिशाओं से विशाल काले बादल उमड़ पड़ते हैं। वे तेजी से पूरे आसमान पर छा जाते हैं। बस एक पल पहले तक जहां तेज धूप फैली हुई थी, अगले ही क्षण पूरा आकाश गहरे अंधकार में डूब जाता है। यांग पीछे हट जाता है, यिन आगे बढ़ता है। यिन और यांग एक ही क्षण में उलट जाते हैं। कैसियन द्वारा छोड़ा गया डिवाइन फायर मंत्र उसी पल पूरी तरह बिखर जाता है। जैसे ही सूर्य की शक्ति समाप्त होती है, उसके सभी अग्नि टैलिस्मान अपनी पूरी ताकत खो देते हैं। कैसियन अपने सिर के ऊपर पूरी तरह काले पड़ चुके सूर्य को देखता है। उसका चेहरा एक ही पल में सफेद पड़ जाता है। मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ, कैसियन, अभी तुम्हें लगता है कि सारे फायदे तुम्हारे पास है? कैसियन की आंखों में अब भी कोई डर नहीं था। वो दृढ़ स्वर में कहता है, पुरखे, आपकी यिन यांग रिवर्सल तकनीक वास्तव में अद्भुत है, लेकिन आज ये वंशज आपको हर हाल में वापस लेकर जाएगा, चाहे अब आकाश का साथ मेरे पास ना भी हो। फिर भी मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर कैसियन तुरंत हस्त मुद्रा बनाता है। वो सन टैलिस्मान में बची हुई आखिरी शक्ति भी उसमें प्रवाहित कर देता है। अगले ही पल उस टैलिस्मान से क्रिस्टल और अग्नि से बनी अनगिनत जंजीरें निकलती हैं। वे आपस में जुड़कर एक विशाल जाल का रूप ले लेती है। चारों दिशाओं से वो जाल मेरी तरफ सिमटने लगता है। यही था 8-fold हेवन नेट ऑफ डिवाइन फायर। कैसियन पूरी शक्ति से उस अग्नि जाल को मेरी तरफ गिराता है, लेकिन ठीक उसी क्षण मेरे स्पिरिचुअल सेंस को अचानक एक हलचल महसूस होती है। जलाशय की गहरी कीचड़ में छिपा बैठा 1000 साल पुराना लोच स्पिरिट आखिरकार चलना शुरू कर चुका था। उसी समय 1000 साल पुराना लोच स्पिरिट जलाशय की गहरी तलहटी से अचानक बिजली जैसी रफ्तार से बाहर निकलता है। उसका विशाल शरीर सीधे पानी को चीरते हुए ऊपर उठता है। उसका विशाल मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। वो पूरी ताकत से सीधे एबर्ट थेडियस और भाई मिलो की तरफ झपटता है। उसके नुकीले दांत उन्हें एक ही बार में निगल जाने के लिए बंद होने वाले थे। ये दृश्य देखकर एबर्ट थेडियस, भाई मिलो और बाकी सभी गंजे भिक्षुओं की आंखें डर से फैल जाती है। उनकी पुतलियां भय से सिकुड़ जाती हैं। उन्होंने पहले ही सुन लिया था कि ड्रैगन टाइगर माउंटेन के तीसरे एंसेस्टर अपने पुनर्जीवित होने के बाद लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पानी के नीचे छिपा जीव इतना विशाल और भयावह होगा। उधर मैं अपनी तरफ बढ़ते अग्नि के विशाल जाल को देखता हूँ, फिर अपनी पीठ से सेलेस्टियल मास्टर स्वॉर्ड बाहर निकालता हूँ। अगले ही पल मैं लगातार 2 तेज स्वॉर्ड चीज छोड़ता हूँ। स्वीश सिर्फ 2 बार और अग्नि से बनी सारी जंजीरें क्षण भर में टुकड़ों में बिखर जाती है। मैं कैसियन को जरा भी संभलने का मौका नहीं देता। मैं तुरंत अपना उल्टा हाथ घुमाकर उसकी तरफ प्रहार करता हूँ। मेरी हथेली पर
फाइव थंडर्स डिवाइन आर्ट की शक्ति उग्र रूप से उमड़ रही थी। धड़ाम, वो प्रचंड थंडर पाम सीधे कैसियन से टकराती है। कैसियन हवा में ही कई मीटर दूर जा गिरता है। अगले ही पल मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ और सीधे जलाशय के ऊपर आकाश में प्रकट हो जाता हूँ। मैं नीचे पानी से बाहर निकलते 1000 साल पुराने लोच स्पिरिट को देखता हूँ, फिर अपनी हथेली नीचे की ओर बढ़ा देता हूँ। मेरी पांचों उंगलियों पर फाइव थंडर्स डिवाइन आर्ट की शक्ति उग्र रूप से उमड़ने लगती है। क्षण भर में वो शक्ति काली बिजली से बने एक विशाल हाथ का रूप ले लेती है। वो बिजली का हाथ तेजी से पानी के भीतर उतरता है और सीधे उस बूढ़े लोच स्पिरिट की ओर बढ़ता है। जैसे ही लोच स्पिरिट उस विशाल बिजली के हाथ को देखता है, वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो तुरंत मुड़कर दोबारा कीचड़ के भीतर भागने की कोशिश करता है। मैं उसे देखकर ठंडी हंसी हंसता हूँ। अगर इस बार भी तुम मेरे हाथ से बच गए तो मैं अपनी पर्पल रॉब और ड्रैगन रॉब दोनों उतार कर सीधे तुम्हें दे दूंगा। इतना कहते ही मैं उस विशाल बिजली वाले हाथ को कसकर बंद कर देता हूँ। वो हाथ पूरे लॉच स्पिरिट को मजबूती से पकड़ लेता है। फिर मैं पूरी ताकत से उसे ऊपर की ओर उछाल देता हूँ। गर्रर, धड़ाम, भयंकर गर्जना के साथ बिजली का हाथ जलाशय की सतह को चीर देता है और 1000 साल पुराने लोच स्पिरिट को पूरा का पूरा जलाशय से बाहर फेंक देता है। उसका विशाल शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरता है। आसपास मौजूद अनगिनत चट्टानें और कब्रों के पत्थर उसके नीचे चकनाचूर हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। कुछ देर बाद एक पुलिस कप्तान कैसियन की तरफ मुड़कर पूछता है, मास्टर कैसियन, आखिर ये चीज है क्या? कैसियन धीरे से सिर हिलाता है। शायद ये एक लोच स्पिरिट है, लेकिन इसकी आभा और रूप देखकर लगता है कि ये लगभग पूरी तरह ड्रैगन बनने ही वाला है। उधर मैं अब भी आसमान में हवा के बीच खड़ा था। मेरे हाथ के चारों ओर काली स्वर्गीय बिजली लगातार लिपटी हुई थी। मैं अपनी नजर उस लोच स्पिरिट पर टिकाकर कहता हूँ, इस समय तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो जो निगला है उसे खुद बाहर उगल दो, या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा और वो चीज तुम्हारे पेट से खुद निकाल लूंगा। मेरी बात सुनते ही वो बूढ़ा लोच स्पिरिट गुस्से से जोरदार गर्जना करता है। अगले ही पल वो अपने मुंह से हरे रंग की भयंकर अग्नि उगल देता है। उस आग के भीतर 1000 वर्षों का घातक जहर मिला हुआ था। उसे समझाते समझाते अब मेरा धैर्य भी खत्म हो चुका था। मैं अब जरा भी दया नहीं दिखाता। मैं सीधे अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाकर जोरदार मुक्का मारता हूँ। मेरी मुट्ठी पर 5 थंडर्स डिवाइन आर्ट की काली शक्ति मानो उसके पूरे शरीर को चीर देने के लिए तैयार थी। धड़ाम, बिजली से लिपटी मेरी मुट्ठी सीधे लोच स्पिरिट के विशाल शरीर से टकराती है। भयानक ताकत से उसका शरीर कई मीटर दूर जा गिरता है। मेरे वार से उसकी कई शल्कें काली पड़कर झुलस जाती है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो झुकने को तैयार नहीं था। वो फिर से गुस्से में गरजता है, अपना विशाल मुंह खोलकर सीधे मुझे निगलने के लिए झपट पड़ता है। मैं हल्की सी मुस्कान देता हूँ और बिना जरा भी हिचकिचाए सीधे उस प्राचीन दैत्य के खुले हुए विशाल मुंह के अंदर बिजली की तरह घुस पड़ता हूँ। अगले ही पल एक कान फाड़ देने वाली भयानक दर्द भरी चीख पूरे इलाके में गूंज उठती है।